Assalamualaikum. Very good morning to all Good of you. morning. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. ब्रेक के बाद आए हैं, ब्रेक के बाद आए ना तो लगता है सब सबक भूल गए। दोबारा से जो है ना एक मुझे रिफ्रेश मुश्किल हो गया था उठना सुबह में, नादिया के लिए भी और मेरे लिए भी। वैसे तो ये टाइम पे पहुंचती है, लेकिन आज तो भागी भागी सी आई। आज पता नहीं क्या हुआ, जैसे मुझे नहीं पता, नींद में मैंने अलार्म ऑफ किया क्योंकि मैंने होश में ये कार्रवाई नहीं की जो मैं रोज करता हूँ वो आपने आज किया। मैंने बिल्कुल ये किया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि मतलब धड़ 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 दरवाजे जब बजे हैं तो जब सब परेशान हो गए तो स्टाफ ने जगाया। मैं कहा हैं क्या हुआ? अच्छा जी आपने वो शो पे जाना है। कौन से शो पे? न्यूज पे कब से मैंने किया? मतलब मैं बिल्कुल ही भूल गई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। बिल्कुल एकदम आप ब्लैंक हो जाते। कभी कभी इतनी अच्छा मसला क्या है कि तीसरे दिन जो आपकी ईद की दावतें होती है और वो बेस्ट होती है। यही बात है जो थर्ड डे की पार्टी होती है, जब वो खत्म हो 2 बजे सुबह के और फिर आप घर पहुंचे यही 2:30 बजे, तो क्या फिर आपने अगले दिन काम के लिए जाना है? यानी तीनों दिन ये खैर हम तो आए, ऑफिस आए और ईद के शोज भी हमने किए, लेकिन उसके बाद जो मसरूफियात हुई ना और रात में सोने को नहीं मिला। और सोच हम यही रहते, मैं नादिया कि यार कितना मजा आएगा कि थोड़ा नींद मिल जाएगी हमें, और लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। हाँ, मुझे लगता है सब घर वाले सोए सवाए मेरे। लेकिन मैं सख्त खिलाफ हूँ, मैं सबको मना किया कि यार एक तो संडे को कोई दावत और सालगिरह नहीं रखनी और ईद के तीसरे दिन भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि इस दफा तीसरे दिन ठीक ठाक लोग ना मिले जुले, असल में मिले। दो दिन वो कुर्बानी में और फिर ये कि गर्मी में सोने में, तीसरे दिन होश आया अरे पार्टी है। पहले दिन तो कुर्बानी हो जाती है, फिर दूसरे दिन आप जाते हैं किसी के यहाँ और फिर तीसरे दिन वो आते हैं आपके यहाँ, तो ये इसी तरह बिजी हो जाता है सारा ईद के। तीसरे दिन दोस्तों के साथ एक आपका वो एक हो जाती है, आपकी टाइमिंग मैच हो जाती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो जाती है। तो ये थर्ड डे जो है ना ये गड़बड़ है, उसकी वजह से अगले दिन उठा नहीं जाता मेरे जैसे लोग। तो खैर मजा रहा, 12 ईद गुजर गई और जब आ रही थी तभी सोच रहे थे वक्त वैसे दिन बिल्कुल हफ्तों की तरह गुजर रहे हैं और हफ्ते मतलब अजीब भी हो रहा है, कुछ तेजी से गुजर रहा है। लेकिन एक गड़बड़ है, मैंने न्यूज नहीं देखी ये अरसे बाद 2 महीने में हुआ है पहली बार कि मैंने खबरें नहीं देखी 3 दिन तक। तो मैं बिल्कुल आउट हूँ, इस वक्त ऑफ हूँ, मैं टीवी नहीं चलाया। लेकिन बजट की आपने थोड़ी बहुत देखी होंगी, ज्यादा हाँ नहीं, बस कुछ मैंने देखा ही नहीं। अब मुझे जो है ना आज मेरे एक मास्टर क्लास है, मुझे बताएंगे। वैसे भी पहली दफा जिंदगी में मैं बजट को इतना अब मतलब उसके बारे में सीखूंगी, समझना जरूरी है। तो मुझे अब ये आज 1-2 दिन जो होगा प्लीज माइंड मत कीजिएगा, अगर मुझे कुछ बातें आपको लगे कि इसको नहीं पता तो मैं सवाल करती रहूंगी। बजट आ रहा है भाई, और आपसे भी मुझे एक मास्टर क्लास दें। व्हाट इज द बजट? 18,000 अरब रुपए का बजट आ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने बजटिंग करनी है और आपकी जेब में पैसे नहीं है। ये वो 18,000 बजट का मतलब क्या है कि हमारे पास ये पैसे यानी हैं, इतने पैसे हमने ये बनाने हैं? नहीं, इतने पैसे हमने खर्च करने हैं, लेकिन इसे बनाने भी हैं, ये टैक्स के जरिए हमने लेने भी, हमें बताना है कि कहां से ये आने हैं पैसे। अच्छा, इसमें बात ये है कि 18,000 अरब का बजट आ रहा है और 16,000 अरब से जायद के हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, यानी मेजर 2 अरब समझे आप छोड़ दें, 16,000 अरब हमारे एक्सपेंडिचर में निकल जाएंगे नॉन डेवलपमेंट। अच्छा, वो क्या एक्सपेंडिचर है? वो एक्सपेंडिचर है आपकी सैलरीज के जो आपको पे करने पड़ते हैं, पाकिस्तान में पेंशनर्स के पे करने पड़ते हैं, फिर आपकी वो जो मिलिट्री पर पैसे लगते हैं उसका बजट होता है। और ये इसमें सेनेटर्स और मिनिस्टर्स की तनख्वाहें भी होती हैं? तनख्वाहें, सारी तनख्वाहें उसमें बिल्कुल होती है, नॉन डेवलपमेंट सरकारी दौरे भी उसमें होते हैं, सरकारी खर्चे, मतलब सरकारी खर्चे उसमें। हाँ, मतलब सरकारी खर्चे, मैं सिर्फ पूछ रही, सरकारी खर्चे भी उसमें सारे होते हैं। फिर उसके बाद पेंशन होगी, उसके बाद सैलरी हो गई, फिर उसके बाद आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। नहीं, वो तरक्याती नहीं है ना, नॉन डेवलपमेंट है ये सारे। नॉन डेवलपमेंट में आपके 16,000 अरब लग जाएंगे। अब बाकी रिमेनिंग आप देखें कि 2 अरब तकरीबन बचते हैं। अब उसमें आपको मुख्तलिफ हेड्स में लगाने, सब्सिडीज़ की हेड में भी लगाने हैं, आपने तालीम पर भी खर्च करना है, आपने सेहत पर भी खर्च करना है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, इंडस्ट्री लगानी है, आपने उनको क्या रिलीफ देना है। भाई इसी तरह होगा ना। फिर आपका टैक्स कलेक्शन भी, नाता ब्रिज के खड्डे नहीं भरते। नहीं, फिर आपकी टैक्स कलेक्शन का आधा आपने 14,000 अरब रखा है, तो वो 14,000 अरब रुपए आपने कहाँ से कलेक्ट करना है? पेट्रोलियम लेवी लग रही है। आपको पता है कि जो पेट्रोल हम तकरीबन 257 के करीब है पर लीटर, यानी 78 रुपए लेवी लग रही है, पेट्रोलियम लेवी। अच्छा, लेकिन अब वो लेवी क्या होता है ये भी मुझे आप ये लेवी टैक्स है एक तरीके का, यानी जब आपके टैक्स के आधा क्यों नहीं आप इसका प्यार का नाम क्यों रखा हुआ है जी? टैक्सी के हैं इसको क्यों लेवी? ये टैक्सी है, प्यारा सा नाम दे दिया, बड़ा अट्रैक्टिव सा। आपका टैक्स का हदफ है ना, इन्हें आपने कलेक्ट करना है, तो उसमें ये लेवी के जरिए भी आप कलेक्ट करते हैं। जो 14,000 अरब इस टारगेट तक आपने पहुंचना या नहीं पहुंचना, तो भाई 78, सुने मेरी बात, ये टैक्स ही होता है। 78 रुपए पहले था और अब 100 रुपए से जायद ये पेट्रोलियम लेवी लगनी है, यानी पर लीटर जो आप लेंगे जाके तो तकरीबन 300 रुपए पेट्रोल हो जाएगा। तो ये जरा तैयारी पकड़ लें आप, एक तरफ रिलीफ दिया जा रहा है, एक तरफ नहीं दिया जा रहा। तो आज बजट पे ही बात होगी भाई, राइज एंड शाइन पे, और क्या है। वैसे तो बजट आ रहा है,
खुशियां पेट्रोल मनाएं। दुनिया भर में वैसे कम ही हो रहा है नहीं? कम ही है क्योंकि देखें ना, पर बैरल जो है वो कम हो गई है, मतलब 60 बहुत कम हो गई हमारा जो है पेट्रोल की महंगा प्राइसेस। होने जा लेकिन रहा है यहाँ पर क्योंकि- लेवी लगा के हम टैक्स कलेक्शन का जरिया बनाते हैं लेवी को, और कोई पूछता नहीं है कि इतनी लेवी क्यों लगा रहे हैं आप, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस गिर रही है। ठीक है, तो ये सारे मामला है और बहुत से मामला भी हमने डिस्कस करने हैं। तो मैं तो खैर एक्सपर्ट नहीं हूं, जितना मुझे आता है उतना, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट भी है, मोहम्मद अकमल साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अकमल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड अस्सलाम मॉर्निंग। वालेकुम। कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम। सर आप ठीक ठाक हैं? अपनी बिल्कुल बिल्कुल हिम्मत बंधी हुई है, टैक्स के लिए तैयार हैं, बजट के लिए तैयार हैं आप? जो लेवी का मैंने जिक्र किया वहीं से आगाज कर ले तो वो अच्छा हो जाएगा। जी, टेस्ट के लिए हमने क्या तैयार होना है, सारी दुनिया और सारी पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो टैक्स के लिए तैयार है। और जाहिर है, जैसा कि मैंने पहले भी एक आध मरतबा आपके प्रोग्राम में भी और दीगर प्रोग्रामों में बताया कि आने वाले टैक्स में बहुत ज़्यादा आसानियाँ फ़िलहाल तो उम्मीद नहीं है उनके पैदा होने की। जहाँ तक आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की है, तो दिस इज़ ए टाइप ऑफ ड्यूटी और सॉर्ट ऑफ टैक्स जो कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करती है, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है, तो वो जो है वो फिर पेट्रोलियम लेवी की सूरत में जो है ना वो अमाउंट कलेक्ट की जाती है, जो परसेंटेज ऑफ उसके नहीं होता सेल्स या वॉल्यूम का, बल्कि वो फिक्स अमाउंट होती है जो कि 70 रुपए के करीब है इस वक्त। 78 है शायद। तो आने वाले बजट में IMF ने उसको 100 रुपए पर लीटर तक ले जाने का जो है ना वो इंदिया दिया है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में इस्तेहकाम रहा, यही 64-65 डॉलर पर बैरल के ऊपर कीमत रही, तो शायद पेट्रोलियम की कीमतों में आपको इस्तेहकाम नजर आए। लेकिन खुदा न खास्ता अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती हैं तो, लेकिन सर मुझे बताएं कि फी बैरल $60 फी बैरल है, ये तो बहुत कम है, तारीख की कम तरीन इसको सतह कहा जा रहा है ना। $60 पे भी आपकी लेवी 78 पे जा रही है और 100 पे आप पहुंचा रहे हैं, तो ये तो आप नाजायज बात है ना ये आवाम के साथ। एक तरफ आप रिलीफ की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस मद में आप टैक्स इतना कलेक्ट कर लेंगे, वैसे ही हम लोग टैक्स दे के इनडायरेक्ट टैक्सेशन से परेशान है, तो ये तो गिमिकरी हो गई ना सर, वर्ड्स जगलरी है ये तो। देखिए, हम हुकूमत के हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है। ज्यादा जो हमें चीजें डिक्टेट की जा रही हैं वो IMF की तरफ से की जा रही हैं, और मेरे ख्याल में दिस इज वेरी मच ओपन। अब तो सबको पता है कि जो पाकिस्तान का बजट है वो बेसिकली तो IMF की तरफ से जो है ना वो बनता है, हुकूमत ने तो सिर्फ उसको अनाउंस करना होता है। अब IMF का जो है ना उन जज्बात से या गरीब आवाम से या गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं है। IMF ने तो अपना इंश्योर करना होता है कि जी आपकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कंटिन्यू है, आपका मुल्क जो है वो इस हद तक सॉल्वेंट है कि वो अपने कर्जे और उनके ऊपर जो सूद है उसको पे करने की पोजीशन में रहे। ये IMF का जो है ना वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, तो दे हैव नथिंग टू डू विद लेवी। अच्छा, तो अकमल साहब ये बताएं कि ये जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं उनके लिए कोई इस बजट में खुशखबरी है या उनके लिए मजीद स्ट्रेस और टेंशन होगी और मुश्किलात? देखिए, एग्रीकल्चर ने ना लास्ट ईयर काफी लोग जो है ना इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वर्स्ट परफॉर्मेंस है, बहुत कम जो है ना वो ग्रोथ दिखाई है, माइनस में 0.67 पर। नहीं 0.6 में इस मरतबा, माइनस में नहीं है। अच्छा, कुछ खबरों में आ रहा था, मैं खुद सुनी, कुछ मैं न्यूज के ही सुन रही थी, तो उसमें माइनस में भी जब इसका जो दिल करता है बोल दे कि जी माइनस में भी है। अच्छा, और वो फिर क्या होते हैं कि वो आपकी ऑपोजिशन के लोग भी बोल रहे होते हैं, उनके ये नंबर्स भी हैं, तो वो मिक्स नंबर्स चल रहे होते हैं। अच्छा खैर, एनीवे फिर आप बताएं। ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के नंबर्स हैं, और इसमें जो है ना देखें लास्ट ईयर जो है ना एग्रीकल्चर ने तकरीबन 6% प्लस की ग्रोथ शो की थी। तो अब अगर उससे आपने आगे जाना था तो इसका मतलब ये है कि 6% की ग्रोथ को मेंटेन रखना और उसके बाद पॉइंट्स में आगे जाना इटसेल्फ इज अ गुड, मतलब इट्स नॉट बैड, नंबर 1। नंबर 2, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो हमारी गवर्नमेंट भी उसको कंसीडर नहीं कर रही और आवाम भी कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी क्रॉप्स के ऊपर बड़े प्रॉब्लम्स आए हैं। कपास की जो काश्त है वो बड़ी मुतासिर हुई है। उसके अलावा अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो वीट की जो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अच्छी क्रॉप हुई है, लेकिन उसका इंटरनेशनल मार्केट में भी रेट नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट में भी आना था।
तो उसकी वजह से रेट्स में कमी आई है। और ये अगर देखा जाए तो ओवरऑल पॉवर्टी को कम करने के लिए रेट्स में कम होना, दिस इज गुड। ये ठीक है कि उससे जो है ना वो एग्रीकल्चर के जो उससे वाबस्ता लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन उसके लिए हुकूमत इकदाम करेगी, अच्छी दवाइयों को इंश्योर करे, उसके बाद फर्टिलाइजर जो है उसकी अश्योरिटी करे, ट्यूबवेल्स वगैरह के हवाले से है, इरिगेशन के नए मेथड्स उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए, गुड क्वालिटी के बीज कराया जाए। तो एग्रीकल्चर में हमारे सब्सिडी दे, किसानों को सब्सिडी दे, लेकिन ऑन द अदर हैंड सर टैक्स भी तो देना होगा ना, या एग्रीकल्चर पे टैक्स की हम बात करते हैं, बढ़ा है उस पे या कम हुआ नहीं है? टैक्स तो दे, अब ये मुझे ये बताएंगे, आप बताएंगे, लेकिन बड़ी कंफ्यूजन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर टैक्स नहीं दे रहा, ये कहा जा रहा है, रिटेलर हमारा टैक्स नहीं दे रहा। हाँ, नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी चारों सूबों ने जो है ना वो कानून जो है वो पास कर दिए हैं और उसके ऊपर जो है ना वो अमल दरामद शुरू हो गया है। इस वक्त इससे पहले जो है ना वो इनकम टैक्स एग्जाम्प्ट था एग्रीकल्चर का, और सूबे जो है ना वो सूबों में उसके पहले भी कानून मौजूद थे लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। अब उन कवानीन को नए सिरे से रिवाइव किया गया है आईएमएफ के कहने के ऊपर, और आईएमएफ की ये प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी जिसे आप डिमांड्स कह सकते हैं, वो एक है कि आपने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स देना है। तो इस मरतबा जो है ना वो एग्रीकल्चर के ऊपर डेफिनेटली जो है ना तमाम सूबों को एक टारगेट दिया जाएगा कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो कलेक्ट करें। और एग्रीकल्चर का जो टैक्स है वो है भी लाजमी, क्योंकि हमारी तकरीबन 22% जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर है, और अगर एग्रीकल्चर शेयर अपना एग्रीकल्चर सेक्टर अपना प्रॉपर ड्यू शेयर जो है वो नहीं देता, तकरीबन 30% हम कंट्रीब्यूट करते हैं, 30% हमारा जीडीपी का एग्रीकल्चर है शायद, आई थिंक यही नंबर नहीं, 23 से 24% के लगभग है। ऑल दो के बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। इसका मतलब ये कि हमारे ज्यादा लोग वापस हैं, हमारा ज्यादा जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर से जनरेट होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ वी लुक इनटू द टैक्स पेमेंट, तो टैक्स पेमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो विजन है, उसमें लोग टैक्स नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल में टैक्स सेक्टर टैक्स में लाना, टैक्स नेट में एग्रीकल्चर सेक्टर को, ये एक अच्छा खुशाइन कदम है। अच्छा, और ये एग्रीकल्चर की बात हुई है, और भी बड़ी चीज़ इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है उससे भी तो परेशान है ना सर हम। देखें यानी एक तो हमने एट सोर्स हमारा कट गया टैक्स 35%। आप मुझे बताएं कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जो 1 लाख से अबव जिनकी तनख्वाह है, यानी 1,20,000 या 1.5 लाख तक भी है, यानी वो साल में तकरीबन 15 लाख कमा लेते हैं, तो उन पर 35% टैक्स। ये कहाँ हो रहा है, कौन से मुल्क में 35% टैक्स लग रहा है? और इसके बाद फिर अब आप देखें इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी है, पेट्रोल लेने जा रहे हैं, ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, अपने और चीजें लेने जा रहे हैं, उसमें टैक्स कट रहा है। ये कौन सा मॉडल है सर, मुझे ये बताएं, समझाएं जरा। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो टैक्सेशन की शरह है वो दीगर ममालिक से काफ़ी ज़्यादा है। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करें या इंडिविजुअल्स की बात करें, 1 लाख रुपए की बात मैं नहीं कर रहा, अगर इंडिविजुअल्स के ऊपर बात की जाए तो मैक्सिमम जो स्लैब है वो अप टू 50% भी जाता है। अगर हम सुपर टैक्स की अमाउंट को भी मिला लें तो वो 50% से भी ऊपर जा रहा है। और उसके बदले में आवाम को क्या मिल रहा है, सैलरीड क्लास को क्या मिल रहा है, बिजनेस क्लास को क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो आप सबके सामने है। हुकूमत का काम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना ही तो नहीं होता ना, आवाम के ऊपर खर्च करना भी होता है। इस बजट में ये जो आने वाला है, इसमें अगेन जो है ना वो जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, PSDPs, वो 1200 अरब रुपए से कम करके उसका वॉल्यूम जो वो 1000 अरब रुपए किया गया है। तो बजाय इसके कि आपकी जैसे जैसे टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है, जो इस मरतबा 15,000 अरब रुपए के करीब जो है ना वो हुकूमत तकरीबन टैक्सेशन की मद में कलेक्ट करेगी, और दूसरी तरफ आप देखें PSDP पे कम खर्च हो रहा है। ऐसे कलेक्ट करने से ग्रोथ तो नहीं बढ़ेगी ना। आप देखें कंज्यूमर्स पे, आम कंज्यूमर की हम बात करें, हमने बात कर ली 35% है। कॉर्पोरेट सेक्टर की आप बात कर लें, कॉर्पोरेट सेक्टर में तकरीबन वो सरचार्ज लग के 45% हो जाता है। तो मुझे बताएं ये फीजिबल है? फ्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं होगा आपका ब्रेन ड्रेन तो होगा इससे, फिर लोग बाहर जाएंगे, दुबई में जाके काम करेंगे, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस ही नहीं हुई ना सर हमारे यहाँ। अच्छा, पहले लोग बाहर के मुल्कों से भाग के इधर आते थे कि यहाँ टैक्स कम है, अब यहाँ से भाग कर रहे हैं कि भाई यहाँ टैक्स बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, इवन मुझे बैंक्स का भी पूछना है कि बैंक्स में जो आपका इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड्स पे और वैसे इंटरेस्ट पहले 22% था, 22 से आया 21, 20 पे, 19 पे, अभी कहाँ है और कहाँ जाएगा? इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो ये वो वाहिद सेक्टर है जिसने पिछले 2-3 साल में बेतहाशा अर्निंग्स की हैं। चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज की मद में हो, डॉलर की वजह से इन्होंने काफ़ी कमाई की है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हैवी थे तो उसकी वजह से इन लोगों की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हुई। यही वजह है कि
बैंक्स ने जो है वो सुपर टैक्स के ऊपर भी जो है ना वो हुकूमत ने सुपर टैक्स इनके ऊपर लागू किया, तो वो कोर्ट वगैरह में चले गए, तो अभी भी डिस्प्यूटेड थी चीजें, दीज आर स्टिल नॉट रिजॉल्व। लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो बहरहाल इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर की जो जिम्मेदारी थी और वो उसने पूरी नहीं की। उसको चाहिए था कि जो माइक्रो लेवल की फाइनेंसिंग होती है उसको जो है ना वो इंश्योर करता। इसके बजाय जो बैंक्स हैं उन्होंने ज्यादा इस चीज को कोशिश किया है कि हुकूमत को ही कर्जे दिए जाएं, क्योंकि वो सिक्योर होते हैं, उनके ऊपर जो है ना वो इंटरेस्ट टाइमली मिल जाता है और उसमें किसी भी किस्म का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि कानून है कि APR जो है ना हर एक लोन्स बैंक दिए को जाएं, आम maintain लोगों को करने। सॉफ्ट लोन्स दिए जाए ताकि एसएमईज लगे। टैक्स का नंबर क्या आपको समझ आ रहा है कि वो भी बता असल रहे हैं में कि ये कितना ये कितना नंबर अभी कभी कम भी हम होगा, achieve नहीं कर ज्यादा सकते। होगा, इंटरेस्ट जो है, सॉरी इंटरेस्ट रेट अभी कम होगा ज्यादा, वो मैंने कहा जरा। अच्छा ये मुझे वो, बताया हाँ, उसका एक्सपेक्टेशन जवाब क्या है? है। अभी तो बहुत कम हो गया ना इंटरेस्ट रेट, हम ये कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी को मजीद आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ये पहिए को घुमाना चाह रहे हैं ताकि हमारी ग्रोथ बढ़ जाए, और तो वही मजीद लोग- आप कम होता देख रहे हैं वही इंटरेस्ट रेट? लोग जो कि जो म्यूचुअल फंड से ऑब्वियसली अपना घर चला रहे हैं, तो उनके लिए कितना कम हो जाएगा? जहां तक अगर आप बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स की, जो इंटरबैंक रेट जिसे हम कहते हैं, उसमें देखें इंटरेस्ट रेट में सबसे जो बुनियादी मसला है वो इन्फ्लेशन के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस मर्तबा जो है वो तकरीबन एवरेज जो इन्फ्लेशन है वो 4.7 के लगभग रहा है और आने वाले साल में तकरीबन 7.5 मैक्सिमम जो है ना ये लेवल देखा जा रहा है। तो इस सूरत हाल को अगर हम मद्देनजर रखें तो स्टिल स्टेट बैंक के पास मार्जिन है कि 1 से 2% मजीद कम कर दे, इसमें कमी कर सकता है इंटरेस्ट सर। रेट अभी में। तो देखिए और हम मेरे आपसे ख्याल में मजीद भी इंटरेस्ट रेट में तफसीली मजीद तौर पर कमी बात करनी होगी। चाहिए। अभी तो ज़ाहिर है बजट आएगा तो मजीद उसको हम पढ़ेंगे तो उसके बाद तफसीली, लेकिन ओवरऑल हम एक सूरत सिनेरियो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे बताएं कि रिफॉर्म्स की बात हो रही है, पैरेलल इकोनॉमी को हम रजिस्टर करेंगे, अनरजिस्टर्ड इकोनॉमी, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कैश अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, आपके अकाउंट्स बैंक में वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, आपकी रियल एस्टेट सेक्टर वो अनरजिस्टर्ड है, आपका गोल्ड अनरजिस्टर्ड है, कैश में ले रहे हैं दुकानदार, कैश में पैसे ले रहे हैं। ये मुझे बताएं कितने अरब बनते हैं सर? ये कितने अरब आपके पास अनरजिस्टर्ड अनडॉक्यूमेंटेड जिस पे टैक्स भी कलेक्ट नहीं हो सकता, उसकी तरफ तो तवज्जो करते हुए हमने देखा ही नहीं कोई टैक्स रिफॉर्म को एफबीआर की तरफ से। जी अनडॉक्यूमेंटेड जो हमारी इकोनॉमी है ना उसका वॉल्यूम एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उससे भी डबल है तकरीबन। अंदाजा करें जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी काम करें। है। अच्छा उसमें अब जो है ना हम सिर्फ वन साइड ऑफ द पिक्चर देखते हैं ना। असल में पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 60% है। उसके बाद फिर टैक्स कवानीन इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि एक बंदे को फाइलर बनने के लिए सबसे पहले तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ढूंढना पड़ता है कि वो उसका रिटर्न फाइल करे। उसके बाद फिर गवर्नमेंट का फेलियर है कि वो रिटेलर्स के ऊपर से टैक्स वसूल नहीं कर सकी। इन्होंने बड़ी इनामी स्कीमें निकाली, बहुत उन्होंने जो है वो कोशिश की, लेकिन माइक्रो लेवल के ऊपर एफपीआर के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। तो प्रॉपर और कब से जो है ना एफपीआर कोशिश कर रहा है कि रिटेलर से टैक्स लिया जाए, मुसलसल वो नाकाम हो रहा है। उसकी वजह यह है कि वो रियलिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनको चाहिए कि जो उन्होंने रिटेलर से टैक्स वसूल करना है अपने स्कोप को बढ़ाएं और उसको जो टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं उनके जिम्मे लगाएं कि वो लोग जो है हर एक तहसील की सतह पर, क्योंकि जाहिर रिटेलर तो पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में, अब उन करोड़ों की तादाद में लोगों को अप्रोच करने के लिए जाहिर डिस्ट्रिक्ट जो इंतजामिया है वही ज्यादा बेहतर तरीके से उनको अप्रोच कर सकती है। तो अगर एफपीआर जो है वो टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ जो है ना वो कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे तो रिटेलर से बहुत अच्छी तादाद में जो टैक्स है वो वसूल किया जा सकता है। और हमारे यहाँ जो है ना वो इतने, आपको पता है कराची में इतनी छोटी छोटी दुकानें, आप टेक्सटाइल प्लाजा चले जाएं, टावर चले जाएं और उनकी मालियत करोड़ों रुपए में है। मतलब लेकिन 4x4 की दुकान होगी और करोड़ों सर बड़ी की दुकान इंटरेस्टिंग होगी, आपसे अरबों का डिस्कशन हो रही है और इंशाल्लाह आपको लेते रहेंगे वक्तन फवक्तन। Thank you बहुत so शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और कुछ इसका कोई तो हल होगा। दुनिया भर में अगर सब लोगों से टैक्स, कितने ममालिक हैं, उनका कोई मॉडल हम ले लें कि जी वो कैसे टैक्स निकलवा रहे हैं, कैसे टैक्स आ रहा है। अगर ईमान से सब लोग टैक्स अपना भरना शुरू कर दें तो वैसे ही महंगाई आपकी कम हो देखिए मैंने जाएगी, और आपने अपने बैलेंस हो ऑब्जर्व जाएगा। किया। मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे बताएं अभी बकरीद गुजरी है ना, मंडियां लगी हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मेन मंडी कराची में लगी है, पूरे पाकिस्तान में मंडियां लगी हैं। किसी एक ने आपको रसीद दी, यानी आप घर से निकले हैं, वहां आपने कैश से पेट्रोल डलवाया, ठीक है, आप मंडी पहुंचे हैं, वहां कोई टैक्स वैक्स पे किया, कैश से पे किया, कोई रसीद नहीं। वहां आपका सौदा हुआ है, व्यापारी को आपने पैसे दिए, कोई रसीद नहीं। वापस लाए हैं, सुजुकी वाले को पैसे दिए, कोई रसीद नहीं। पूरे पाकिस्तान में अरबों रुपए का काम है ये।
टैक्स में नहीं है। तो जब टैक्स नेट में इजाफा नहीं होगा, हम लोग टैक्स नेट में, इतनी बड़ी सैलरी बात है, तबका जो है, हमारे तो जहन में ही नहीं आया मेरे कि देखिए भाई आप- बाकी तो सारा कैश में लेन देन या ये कि कुछ छोटी अमाउंट है मेरे आप अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, लेकिन ज्यादा टैक्स में काम हुआ है। अच्छा, हम लोग क्यों नहीं डिजिटाइज मनी को कर रहे कि जी कार्ड से ही पेमेंट ये हो? आपने बात की है ना, हाँ, अब उसका डिजिटाइज भी मेरे पास पता हल है। उसमें ये कहते हैं कि जी लोगों का अकाउंट नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, ये खास बात है कि अकाउंट नहीं है, आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलता, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। मैं अमेरिका में एयरपोर्ट पे थी, एयरपोर्ट पे ना मुझे नहीं पता था कि हर वो जो है बैगेज के ऊपर इतनी अमाउंट लगनी है और वो पैसे कैश लेने ही नहीं, उन्होंने लेने ही कार्ड से। अब मेरे पास वहाँ का कार्ड नहीं था, मैं कहा दुबई का कार्ड यूज करूंगी, बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे। तो एक बड़ी अच्छी उन्होंने चीज की है, मशीन्स बनाई हुई है जिसमें आपने कैश डाला, फोन नंबर डाला, आपकी आईडी आ गई और वो आपको सर्टन में ख्याल $1000 मैक्सिमम उसका एक कार्ड वीजा का हो या पता नहीं मास्टर कार्ड का आपको पेश कर दिया। आपके पास आ गया डेबिट बात है कार्ड, ना, आपके पास आ गई डिजिटल Digitalized करेंसी। system। तो ये बैंक्स क्यों नहीं करते कि एक छोटी छोटी अमाउंट के 20-20 हजार के इनको कार्ड्स इश्यू करें? बैंक्स तो देखे कि ना, जाओ इससे पेमेंट बैंक्स तो अकाउंट्स आपके रजिस्टर नहीं करते, बहुत से अनरजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं जो चल रहे हैं, करंट अकाउंट वगैरह। खैर इस पे हम बजट पे मजीद हमारे बात असल में करेंगे। मसला सख्ती है, सख्ती हो। हर चीज हमारे यहाँ आजादी है, जितने मर्जी बच्चे पैदा करो। तो हम कोई खैर अभी मसला हमारे नहीं साथ है। गेस्ट मजीद एक्सपर्ट्स भी आबादी आएंगे। इतनी बुरी जा रही है, बुरे हाल जा रहे हैं, ये किसी चीज पे ना बस मना नहीं कर रहे। आजादी है, हमारा मुल्क बहुत आजाद है। टैक्स नेट में इजाफे की हम बात करेंगे और ये सारी चीजें हम मजीद बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद से मुर्तजा रॉय ने ज्वाइन किया है जो कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर हैं। मुर्तजा, आज बड़ा अहम तरीन दिन है, पार्लियामेंट में बजट पेश किया जाएगा और ऑपोजिशन एहतजाज करेगी। इससे पहले माहौल क्या आप देख रहे हैं और क्या तवक्कुआत हैं शहर इक़्तिदार के शहरियों की और ओवरऑल बजट से मुताल्लिक़? थैंक यू ज़ुहैब और नादिया फॉर हैविंग मी। माहौल बिल्कुल उसी तरह का नज़र आ रहा है जैसा पिछले साल आपको नज़र आया था कि जितने भी वफाकी सरकारी मुलाजमीन थे वो आपको यहाँ पर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करते हुए नज़र आए थे और इसके अलावा जो अपोजिशन थी वो भी एहतजाज कर रही थी। तो अब आज भी उसी तरह का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने आज एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। तो वो जब यहाँ पर बजट पेश किया जा रहा होगा तो उस वक्त वो सरकारी मुलाजमीन भी यहाँ पर जाम खड़े हैं, यहाँ एहतजाज क्यों एहतजाज का ऐलान किया? मुझे नहीं, मुर्तजा यहीं से बात को आगे बढ़ा, क्यों एहतजाज का ऐलान किया उन्होंने? क्या उन्हें कंसर्न्स हैं, क्या तहफ्फुज़ात हैं? आप जानते हैं कि वफाकी जो सरकारी मुलाजमीन हैं बार बार एहतजाज करते रहे हैं, तो फिर वफाकी हुकूमत उनके साथ बैठी, उनके साथ एक तहरीरी मुआहदा किया कि जो आने वाला बजट है हम इस पे आपके तमाम मुतालबात मानेंगे और उनका मुतालबा ये है कि हमारी तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए। अब अगर आज 50% इजाफा नहीं होता, जो कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, तो फिर वो यहाँ पर एहतजाज करते नजर आएंगे और सारा साल उन्होंने 5-6 बार यहाँ पर एहतजाज किया, अपना काम सारा रोके। ये वो वफाकी सरकारी मुलाजमीन हैं जो ये बड़ी बड़ी वजारतों में काम करते हैं, तो सारा काम ठप हो जाता है, तो ये बार बार एहतजाज करते हैं। तो एक कमेटी बनाई हुकूमत ने और उनके साथ वादा किया, तहरीरी मुआहदा किया कि हम आपके मुतालबात मंजूर करेंगे। अब देखना यह है कि आज उनके मुतालबात मंजूर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात भी थी, गुज़श्ता साल जो हमने देखी थी, वफाकी काबीना का इजलास पिछले साल भी बजट से पहले यहाँ पार्लियामेंट हाउस में हुआ था, तो उसमें अचानक वजीर आजम ने 25% तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर दिया। हालांकि उससे पहले जो एक तजवीज़ थी वो 15% इजाफे की थी। अब इस बार IMF के पास ये बैठे हैं कि जो टैक्स है वो कम किया जाए सरकारी मुलाजमीन का, और IMF ने इस बात पे आमादगी का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर ठीक है आप इनके टैक्स में कमी करते हैं तो फिर आप साथ में अपने अखराजात में कटौती कर लें, तो वहाँ से आगे बात बढ़ी नहीं है। तो फिर आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई 3 से 4 तजावीज़ हैं सरकारी मुलाजमीन को या जो तनख्वाहदार पेशा है उसको फैसिलिटेट करने के लिए। उसमें एक तजवीज़ ये है कि जो 1 से लेके 16 ग्रेड के मुलाजमीन हैं उनको कोई 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दे दिया जाए, और जो 17 से 22 तक के मुलाजमीन हैं उनको कोई 15% जो है वो उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाए। और टैक्स दूसरी तरफ टैक्स ना बढ़ा देंगे, सरकारी मुलाजमीन दूसरी तरफ टैक्स ना बढ़ा देंगे ये भी हो सकता है उसको बैलेंस करने के लिए। टैक्स बढ़ाने का तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप जानते हैं कि इस साल जो तनख्वाहदार तबका है उसने बाकी बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनसे ज्यादा इस बार टैक्स दिया है। तो ये वजीर खजाना हमें ये 5 से 7 मुर्तजा वो रिवायत खत्म हो गई, शैडो बजट की रिवायत खत्म हो गई, वो हुआ करती थी, कभी हम भी भूल गए कि वो बजट आ रहा है जी, ऑपोजिशन लेके आ रही है अपना शैडो बजट ला रही है और ये हो रहा है। ये तो खत्म ही हो गया सारा मामला ना है। ये तो आप जानते हैं कि जब पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अभी इक़्तिदार में नहीं आई थी,
तो उस वक्त जब वो असद उमर होते थे, उनके जो होने वाले वजीर खजाना थे, तो वो एक शैडो बजट लाया करते थे। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो उसके बाद एक दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी शैडो बजट बनाया गया था, लेकिन अब तो वो वाकई रिवाज खत्म हो चुकी है। शैडो क्योंकि बजट क्या ऑपोजिशन है? में अब शैडो बजट बताएं भाई, ये बताएं मुर्तजा, ये क्योंकि मैं तो सवाल करूंगी, वो इतना बहुत और भी ऐसे खवातीन लोग होंगे जिनको शायद नहीं समझ हो इन टर्म्स की और अब सीख रहे हो। व्हाट इज शैडो बजट? बताएं भाई मुर्तजा, शैडो बजट क्या होता है? अच्छा, डार्क सी कोई टर्म लग रही है, मतलब क्या है? यस शैडो बजट ये होता है कि जो ऑपोजिशन जब आते हैं वो अपना एक बजट बना देते हैं और कहते हैं कि इसको मंजूर किया जाए, ये अवाम के फायदे के लिए ज्यादा मुनासिब है। तो अच्छा। जिस तरह जो ऑपोजिशन हमेशा रिवायत से हट के बातें करती है, तो वो एक शैडो बजट भी रिवायत से हट के होता है, जिसके ऊपर जब अमल दरामद की बात आती है तो वो अमल दरामद बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमारी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, जैसे अभी हम नहीं, लेकिन मुर्तजा देखिए उसमें बेहतरी भी होती है ना, आपसे हम बात करते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, इसमें बेहतरी भी होती है। देखिए कंपैरिजन अब देखिए, हाँ, कंपैरिजन हो जाते हैं और का जो किरदार है, जो ट्रू ऑपोजिशन है इस डेमोक्रेसी में, वो यही किरदार है ऑपोजिशन का कि वो तैयारी करें बजट पे कि Check किस and साइड पे balance. चेक एंड बैलेंस। है ना, सही बोल क्या रहे हो। बात है, आप क्या मैं बात स्टूडेंट हूँ आज ज़ुहैब की, देखिए Opposition का किरदार। आज तुम टीचर हो और क्रैश कोर्स होना चाहिए, बजट की टर्मिनोलॉजी सारा कुछ समझाओ, लेकिन एक लेमैन के तौर पे मैं कुछ सजेशन देना चाहूंगी कि कहाँ कहाँ मसाइल हैं, कहाँ कहाँ अभी टैक्स लिया जाना चाहिए बिल्कुल, और नहीं दिया जा रहा। तो ब्रेक के बाद बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग शो है। आप और सब हमारा ये बजट है तो हमें मिलकर इसके ऊपर बात करनी है, समझना है, बिकॉज इट अफेक्ट्स ईच एंड एवरी वन। बिल्कुल। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ रहिए, आते हैं। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप बिल्कुल मेरी आवाज पे ना जाएं, वैसे जो है ना जान निकल रही है अंदर से। आप यकीन करें, बजट की बातें हो रही है, थर 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 ऐसे में कांप रही हूँ और सभी टेंशन कांप हो रहे रही है। हैं, सभी जी, कांप जी, रहे हैं, तो बजट ये- आएगा हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा, हम तो ये मैंने समझ कहा कि तकलीफ आनी है तो बंदा खुश होके फिर खुश झटके महसूस करे कि चलो बिल्कुल जी सही। तो आई रहा है। हम देखें, लड़ना ही है तो बंदा मुस्कुरा के लड़े। मुस्कुरा के लड़े, हाँ। तो ये क्या बस बात है? क्या करे, फेस तो करना है। अच्छा, वैसे हम सोच रहे थे कि कुछ और चीजों पे जो टैक्स लगना चाहिए, जो कि अभी उसमें क्या कहते हैं उसको, अम्ब्रेला में नहीं है। नहीं है, ये अभी अच्छी आ बात रहे है। हैं, आ रहे हैं। मुझे लगता है यूट्यूब चैनल्स, बिल्कुल सही है। और उस पे क्या अब और बड़ी अर्निंग है। बात कर रहे हैं जिनके बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, चाहे मीडिया से रिलेटेड हो या वैसे न्यूज़ के लोग भी हैं, न्यूज़ के हैं, इसके अलावा एंटरटेनमेंट के इन्फ्लुएंसर्स हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही ये है। उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। बिल्कुल ये ऐसा है, और मैंने पढ़ा है कि ये यूट्यूबर्स पे, इन्फ्लुएंसर्स पर अब खास तौर पर तवज्जो दी जा रही है कि उनकी अर्निंग क्या है। जरा देखें तो सही कितने डॉलर्स वो कमा रहे हैं और उसके बाद वो कितना अपनी मुल्क की इकोनॉमी को दे रहे हैं, तो ये इस पर टैक्स लगने जा और रहा है। आपको पता है हर इन्फ्लुएंसर यूएस में टैक्स दे रहा है, चाहे छोटा चैनल हो बड़ा चैनल हो, उन व्यूज पे जो यूएस से जनरेट होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जो व्यूज जनरेट हो रहे हैं, हमें उस पर टैक्स भाई बिल्कुल जो भी आपकी लेना अर्निंग है चाहिए। उस पर आपको टैक्स देना है। अर्निंग जो है, जो आपका प्रॉफिट है उस पर जी, टैक्स देना है। लेकिन क्यों प्रॉब्लम यहाँ पे इतने लूप होल्स हैं, लीकेजेस हैं कि बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं वो अर्निंग दिखाते ही नहीं है। नहीं, इस पे तो मैं कहती बुक हूँ कीपिंग में उनकी data अर्निंग आना नहीं होती। चाहिए। वो कहते हैं जी हम तो बस बिजनेस भी, अब मुझे बताएं एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स हैं, ठीक है, उन पे काफी ज्यादा प्रेशर भी है, लेकिन इससे बहुत सारे ऐसे हैं जो दिखाई नहीं रहे कि अर्निंग हो रही है नहीं हो रही, प्रॉफिट ही नहीं दिखा रहे अपना। बिल्कुल। और आपको पता है ये जो हम इनकम की बात कर रहे हैं, ये करोड़ों वाली इनकम है यूट्यूब चैनल से, तो इसके ऊपर टैक्स होना ही चाहिए, क्योंकि हम सब यूएस को तो वैसे टैक्स दे रहे हैं, सब एवरी इन्फ्लुएंसर इन द वर्ल्ड। और ये जो हम रीपे कर रहे हैं, यहाँ क्यों ना दे, हम लोन ले लेके अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, उस लोन की रीपेमेंट जो हो रही है, आप देखें उस पे इंटरेस्ट जो पे, आपको पता है कितना, 8,000 अरब हम इस इंटरेस्ट की रीपेमेंट यानी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जो लोन हमने लिया। 8,000 अरब, आधा जो हमने बजट का रखा है वो 8,000 अरब तो हमारा इंटरेस्ट की रीपेमेंट पे जा रहा और है। ये यूथ को भी शोर मचाना चाहिए, क्योंकि देखिए हम तो चले जाएंगे, ये आगे हमारे बच्चों ने पे करना है, बच्चों के बच्चों ने पे करना है। बिल्कुल ऐसे ही। ये विशियस साइकिल है, ये कब खत्म एक और सेक्टर ऐसा है जिसको अभी हमें बहुत रिफॉर्म्स करने की जरूरत है और उसको भी टैक्स नेट में सही तरह लाने की जरूरत है और प्रोडक्टिव बनाने की जरूरत है ताकि इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करे। वो रियल एस्टेट सेक्टर है हमारा, ठीक है। वहां जो जमीनों की खरीदो फरोख्त है, इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, फिर आप देखिए यानी ऐसी प्रॉपर्टीज आप लेके 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 प्रॉपर्टीज आपकी हैं,
कोई उसकी यूटिलिटी नहीं है, ना वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रही है, ना लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन वो टैक्स में भी नहीं है। कितनी अजीब, यानी हैरान कौन बात है। कितने सुकून से सोते हैं कि यार हमने किसी का कर्जा नहीं देना, हम बड़े सुकून में जीनी, हम सबने कर्जा देना है। और वही बात है, बाप का कर्जा बच्चा देगा, और यही जो है ना, मुल्क का कर्जा हम सबने देना है। अच्छा जी, तो हमें कितने साल देना है। बिल्कुल ऐसे चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया हसन साहब। ये कहिएगा कि रियल एस्टेट सेक्टर की हमेशा हम बात करते हैं और उसमें जितने लूप होल्स हैं, लीकेजेस हैं, आप उससे बेहतर जानते हैं। मुझे बताएं कि चेयरमैन आबाद के तौर पर आप क्या समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में मजीद हमें इंजेक्ट करने की ज़रूरत है पैसे, और हमें कुछ वहाँ रिलीफ भी देने की ज़रूरत है, क्या कुछ है आपके जहन में? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो है जो मुल्क में 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर 72 इंडस्ट्रीज को चलाता है, 7 एलाइड इंडस्ट्री को, जिसमें सीमेंट है, स्टील है, पाइप है और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो पाकिस्तान में रेमिटेंस आता है ना, $38 बिलियन इस साल इंशाल्लाह, उसमें 52% कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही इन्वेस्ट होने जाएगा हर साल। ये पहली बार नहीं हो रहा है, जो भी रेमिटेंस है, और ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। और ये सेक्टर वो है जहाँ 12 मिलियन मकानों की शॉर्टेज है। आज दुबई अपने पैरों पे जो खड़ा हो गया, बहुत बड़ा रोल कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है। इसी तरह सऊदी अरब जो बनने जा रहा है, एक नया सऊदी अरब जो बनने जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है। तो इस सेक्टर को हमें यूं समझना चाहिए कि ये मदर इंडस्ट्री है और ये चलेगी तो बहुत सारी इंडस्ट्री चलेंगी। हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन, टैक्सेशन के खिलाफ नहीं है, बट हम इतना जरूर कहते हैं कि इसको रीजनली कम्पिटिटिव होना चाहिए, टैक्स को रीजनली कम्पिटिटिव होना चाहिए। और जो जैसे मैं अगर जमीन खरीदता हूँ पाकिस्तान में या प्लॉट खरीदता हूँ, तो उस पर 40% कन्वर्जन पे, आई मीन ट्रांसफर पे टैक्स है अगर मैं फाइलर नहीं हूँ। यानी 1 करोड़ की जमीन खरीदूंगा तो 40 लाख रुपए मुझे गवर्नमेंट को टैक्स की मद में देना पड़ेगा, और अगर मैं फाइलर हूँ तो 16 से 18 लाख रुपए। जबकि मेरे पड़ोसी मुल्क दुबई में, जहाँ हमारा सरमायाकार इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पर 4% चार्जेस हैं। तो देखिए, ये हो नहीं सकता कि आप रिटर्न्स भी ज्यादा हैं वहाँ पे। रिटर्न भी लोग कहते हैं कि जी ज्यादा आ रहा है रेंटल में या रीसेल में, तो वो और अट्रैक्शन है। जी देखिए, रिटर्न भी ज्यादा है, सिक्योर भी है। कोई किराएदार आपका बैठ जाए तो उसको खाली करने में कोर्ट 40 साल नहीं लगाते हैं। बिल्कुल, तो वो भी है। अच्छा, डॉलर की और उसकी दिरहम की पैरिटी भी फिक्स है। पर इन सब कंपटीशन के बावजूद हमारा कहना यह है कि पाकिस्तान में एक नेचुरल डिमांड है 12 मिलियन मकानों की, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लिहाजा हमें एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पॉलिसी बना के दे दी जाए, जिसमें स्टेक होल्डर्स का शामिल हो, इनपुट शामिल हो, और ये भी इंश्योर किया जाए कि वो पॉलिसी लेजिस्लेशन से गारंटीड हो, ताकि हम सरमायाकारी कर सके। हमारे पास कोई खरीदार की कमी नहीं है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुबई जैसे शहर को भी एज एन कंस्ट्रक्शन हब compete कर सकते हैं। आप हमारे बायर को, हमें कुछ नहीं दें, जो हमारा खरीदार है उसको सस्ते लोन, पहला जो मकान खरीदता है, जैसे नौजवान पहला मकान हर मुल्क में खरीदते हैं, उसको 10-20% डाउन पेमेंट लें, 80% फाइनेंसिंग दे दें उनको, और इंटरेस्ट कम करें। इंटरेस्ट कम करें। एक और लोगों के लिए जो इस चीज से डिस्करेज होते हैं वो हैं कि जो प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट में चली जाती हैं, प्रोजेक्ट्स सालों साल रुक जाते हैं। कराची में ऐसी कितनी खंडरात बिल्डिंग्स हैं जो खड़ी हुई हैं आधी बस, और वो कंप्लीट नहीं हो रही, और सालों से लोगों का पैसा फंसा हुआ है। फिर डरते हैं ना लोग कि भी हम क्यों इन्वेस्ट करें ऐसे प्रोजेक्ट्स में। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने कहा कि कोर्ट का निजाम इम्प्रूव होना पाकिस्तान के लिए अशद जरूरी है। अगर 3 महीने में फैसले हो जाएं, 6 महीने में फैसले हो जाएं, तो यकीन माने क्रिमिनल्स के लिए ये डेटरेंट क्रिएट हो जाएगा। अभी क्या है कि मैंने आपकी जमीन पे कब्जा किया और आप मजबूरी में कुछ नहीं कर सकते मेरा। आप कोर्ट गए, कोर्ट पे 30 साल लगेंगे, आप 5 साल बाद आप या आपकी नेक्स्ट जनरेशन मुझसे कॉम्प्रोमाइज करने पे मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल। मुझ तो हमने देखिए होलिस्टिकली देखना है, कैसे दुनिया तरक्की कर रही है, ट्रांसपेरेंसी से कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कर रही है, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स से कर रही है, बेहतर जुडिशियल निज़ाम से कर रही है। इस तरह नहीं हो सकते कि हम दुनिया में रहें भी
और दुनिया से बिल्कुल अलग सेंस जी। में चलें। जी बिल्कुल सही। अच्छा, और मुझे एक बिल्कुल। और चीज बताइएगा, जब आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ इंपोर्ट का जो हमारा सेक्टर है वो भी जुड़ा हुआ, इंपोर्टर्स वगैरह, क्योंकि देखिए सैनिटरी के आइटम्स हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं, घर की ब्यूटिफिकेशन के बड़े आइटम्स हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, दीगर ममालिक से। तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं, इस तरफ पॉलिसीज क्या हो, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह थोड़ी कम होनी चाहिए? क्योंकि देखें अल्टीमेट जो बोझ है वो तो उस पर ही पड़ता है ना जो अपना घर बनवा रहा होता है और उसकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता है, वो वहाँ क्या फोकस है? देखिए, मेरा अपना कहना है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेंट पॉलिसी दे देना कंस्ट्रक्शन की, तो ये तमाम इंडस्ट्रीज यहाँ लगना शुरू हो जाएंगी। पिछले दौर में कंसिस्टेंट पॉलिसी दी तो इंडस्ट्री लगना शुरू हुई, फिर पॉलिसी प्रायोरिटी से हट गई हाउसिंग सेक्टर। तो आज देखें, स्टील डिफॉल्ट की तरफ है, स्टील का पूरा आपका सेक्टर डिफॉल्ट की तरफ है, सीमेंट की सेल कम हो गई है, एल्युमिनियम की सेल कम हो गई है, वायर की सेल कम हो गई है। देखिए, लोग यहाँ काम करना चाहते हैं। अगर फर्ज करें मुझे बैरून मुल्क में 100 रुपए मिलते हैं ना, अगर मुझे मेरे मुल्क में 50 रुपए मिले अपने घर में, तो मेरे लिए 50 रुपए बेहतर है। पर पॉलिसी तो दे देना कुछ। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं दे सकती, पॉलिसी तो दे सकती है ना कि 15 साल ये पॉलिसी होगी। अब आप चाहें तो सरमायाकारी इस पॉलिसी को देखते हुए करें और ना चाहें तो ना करें। हर साल अगर पॉलिसी तब्दील होगी, जिस तरह पहले जिन्होंने टैक्स 7C, फिर लाया 7E, फिर लाया 7F, फिर लाया 100D, फिर लाया इन्होंने 236C, फिर लाया 236W बढ़ा के। किसी भी मुल्क में सरमायाकारी ऐसे हो सकती है कि हर साल जहाँ टैक्स की पॉलिसी चेंज हो? आप समझते हैं हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हम हमेशा जो अनरजिस्टर्ड इकोनॉमी की हम बात कर रहे हो, बड़ा फोकस हमारा इस पर है और होना भी चाहिए अगर हम इसको अपनी इकोनॉमी को फ्लरिश करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। मैंने ये देखा, आपने भी और आपने भी देखा होगा, जब सेल परचेज होती है तो हमारे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं या फिर रियल एस्टेट एजेंट्स वगैरह हैं, ये अकाउंट टू अकाउंट तो ट्रांजेक्शन होती ही नहीं है सर। ये तो एक मल्टी लेयर्ड सा एक मामला है कि मेरे अकाउंट से नहीं, तुम उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना ताकि मैं बीच से निकल जाऊं और मैं रजिस्टर उसमें ना आऊं कि मेरे पास इतने पैसे आए। तो ये वाली रिफॉर्म्स तो बहुत जरूरी है सर, अर्निंग। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, अगरचे आपके ट्रांसफर पे आप 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मिसाल देता हूँ, और 4 करोड़ के ट्रांसफर टैक्स देना है, फिर आपने उसको 6 महीने में बेचनी है, तो फॉर गॉड सेक टैक्सेस को रैशनलाइज करें। आप जब ओवर टैक्स कर देते ना किसी चीज को, तो चोरी के रास्ते क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं। और ये रियल एस्टेट के साथ तो है कि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन। अब ये बैंक ने अगर इंटरेस्ट कम किए हैं, लोग पैसा रियल एस्टेट में डालना चाहते हैं, लेकिन एक और मसला कि जो ये फ्लिप करते हैं इन्वेस्टर्स, प्लॉट्स उठा लेते हैं, टाइम ले लेते हैं 2-3 महीने की पेमेंट का, और उस 3 महीने में वो फायदा बना रहे हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी इन टैक्स। और ऐसे कितने 100 प्लॉट्स उन्होंने उठाए हुए हैं और कोई टैक्स नहीं दे रहे। और ये रियल एस्टेट वाले हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं। हम इस फ्लिपिंग के खिलाफ हैं। हम तो कहते हैं कि प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन की जाए, इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए। देखिए, अगर मैं 2000 गज का प्लॉट वर्टिकल यानी बिल्डिंग बनाता हूँ, तो उस पर 2.5 अरब रुपए का लोकल फैक्ट्रियों से मटेरियल परचेज करके उस पर लगाता हूँ। लेबर लगती है, सुपरवाइजर लगता है, ड्राफ्ट्समैन लगता है, इंजीनियर लगता है, आर्किटेक्ट लगता है, अकाउंटेंट लगता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अच्छा, मुझे इनको कैसे रोका जाए? मुझे तो मैंने 10 चीजें सोची हैं हसन साहब, मुझे तो कोई सोल्यूशन ही नहीं नजर आ रहा कि इन फ्लिपिंग वाले इन्वेस्टर्स को कैसे पकड़ें, बिकॉज ये तो कैश में डील कर रहे हैं और पता ही नहीं चलता, और आप उनको पेपर बेचते हैं लेकिन ओरिजिनल वाले से आप ट्रांसफर लेते हैं। कैसे पकड़े इनको? देखिए, बात यह है कि आप कहीं पर भी ना 100% रोक नहीं सकते। पिल्फरेज दुनिया में कहीं ना कहीं होता है, पर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए पिल्फरेज को मिनिमाइज करें। मिनिमाइज करने का तरीका ये है चीजों को डिजिटलाइज करें। दुनिया ने कैसे किया है? व्हाई डू वी वांट टू री इन्वेंट द व्हील? जो सक्सेसफुल मॉडल है उसको उस पर अमल दरामद करें। और आप द ओनली सोल्यूशन टू दिस करप्शन और ये इसके मैटर्स में है नॉन रिपोर्टिंग इज डिजिटलाइजेशन। बिल्कुल सही आपने, ये सबसे अहम सब्जेक्ट है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन बख्शी साहब। मुझे देख के लगता नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत रियल एस्टेट सेल्स बाइंग ये सब चीजों में हम बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, अभी एक ब्रेक का वक्त हो गया, हमें बताया जा रहा है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा। देख के लगता नहीं है ना, लेकिन है शौक है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ईद के बाद एक टेंशन तो थी, स्ट्रेस था कि भाई कितनी गंदगी होगी, कितनी स्मेल ताफून होगी, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो हैं इसको मैनेज कर पाएंगे। और क्या रिपोर्ट रही? हमने शुरू में तो काफी बात की थी। हमने शुरू में देखे, हमने तनकीद भी की थी और हमारे साथ अथॉरिटीज भी थी कराची में, और इंतजामिया के लोगों ने हमें बताया था कि बड़े जबरदस्त इंतजाम कॉन्फिडेंस से बताया था और हमने उन पर यकीन भी किया था। लेकिन इस सवाल के साथ कि देखना ये होगा, क्योंकि हर साल ऐसा दावे तो किए जाते हैं लेकिन उन दावों के मुताबिक काम नहीं होता। लेकिन खैर हमारी जो पहले अपनी मेरी ऑब्जर्वेशन फिर आपको बताइएगा। देखिए मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही, नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है या फिर नाज़िमाबाद का इलाका आप देख लें, या इसके साथ साथ गुलशन का इलाका है, गुलिस्तान जौहर का इलाका है, तो ये मैंने खुद जाकर देखे। तो इन इलाकों में मुझे सूरत हाल अगर आप परसेंटेज में बात करें तो इंतज़ामिया ने 10 अगर हम उसकी बात करें मार्क्स में से, तो 7 मार्क्स मैं दूंगा इंतज़ामिया को 10 में से, 7 आउट ऑफ 10। और बेहतर इंतजाम रहे पिछले साल की बनस्बत, और वो हमने ज़्यादा रोडों पे जगह जगह नहीं देखा कि सारे वो कचरा और ये गंद और लेफ्ट ओवर सारा पड़ा हुआ हो, वो हमने नहीं देखा। लेकिन डंपिंग पॉइंट्स पर हमने बहुत सी देखी चीज़ें पड़ी हुई जो 2 दिन तक पड़ी रही और नहीं उठाई गई, या तो ज़्यादा थी वो इस वजह से। लेकिन 7 में मार्क्स दूंगा, आप बताएं। बिल्कुल, मैंने कुछ DHA के एरियाज़ को देखा, वहाँ कुछ पिन पॉइंट किए हुए थे एरियाज़ के, जी ये हैं इज्तिमाई कुर्बानी के एरियाज़, वहाँ ही आके करें। हमारे एरिया में भी हुई इज्तिमाई कुर्बानी, तो इसलिए इतना गंद नहीं मचा। जो परेशानी हुई ना जिस चीज़ की, वो ये थी कि ये जब अलाइशें वगैरह लेके जा रहे थे तो कोई डंपर, कोई बंद गाड़ी नहीं थी, खुली गाड़ियों में जा रहा था। और खुली गाड़ियों में से क्या था कि कोई स्पीड ब्रेकर झटका है तो कुछ चीजें, कुछ पार्ट्स नीचे गिर जाते थे, सड़क पे गिरते थे। फैट भी है, और जब फैट गिरता था तो स्लिपरी हो जाती है जमीन, आपकी रोड। इतनी बाइकर्स के उससे उनकी बाइक स्लिप हुई, एक्सीडेंट्स हुए। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये ओपन गाड़ियों में क्यों लेके जा रहे थे। ये बंद गाड़ियां नहीं होनी चाहिए। आपने सही निशानदेही की है कि गाड़ी मैंने ये ऐसी हो कि देखा। बिल्कुल अच्छा, बंद हो। स्केरी भी बहुत था। बच्चे वो जब देख रहे थे ना, और एक तो अल्लाह माफी, मैं देखा कि वो जो गाय का सर था रोड पे गिर गया। देखिए ना, वो गंद आप उठा रहे होते हैं और फिर वो सारी आपकी एक्सरसाइज जो है ना वो वेस्ट हो जाती है ना, जब पूरे रोड पे वो गिरता हुआ जा रहा होता है। वो रोड पे जो गिर गया वो तो नहीं आपने उठाना ना, बिल्कुल ऐसे। उसका क्या होगा? तो ये जो गंदगी मची है और ये केयरलेसनेस थी, ये किसकी जिम्मेदारी? हाँ बिल्कुल ऐसे। तो ये ओवरऑल लेकिन इंतजाम जो थे वो बेहतर रहे, और हमने खुद देखा, क्योंकि हमने कमिटमेंट भी दी थी और हमने जब पूछा भी था, और जब अकाउंटेबिलिटी हम करते हैं इदारों की, आंसरेबल होते हैं हमारे सामने, तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आंखों दे खुद जाकर विजिट करें और फिर अपना जो फीडबैक है वो दें। तो वो हमने दिया कि काफी ज्यादा कदरे बेहतर सड़कों पे नजर नहीं आया जो पहले नजर आता था। मैं बहुत साल पहले तो सड़कों पे नजर नहीं आया, बिल्कुल ऐसे। तो हमें ज्वाइन किया है MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तारिक ज़मानी साहब ने, और हमें टाउन चेयरमैन कुरंगी नईम शेख साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, शेख साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले हम तारिक साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, आपकी तरफ से ये दावा किया गया था, प्रॉमिस किया गया था कि इंतजाम बेहतर होंगे, तो हमने अपना फीडबैक दे दिया कि काफ़ी बेहतर इंतजाम थे। तो ये एफर्ट्स करने में और अभी भी क्या सूरत हाल है शहर की, ज़रा ये बताइए, गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया आपका कि आपने ऑन बोर्ड लिया। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो आइडियल सिचुएशन तब होगी जब सैक्रिफिशियल पॉइंट्स बनाए जाएंगे, या एक टाइमिंग प्रपोज कर दी जाएगी कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑपरेशन जो ये सैक्रिफाइस की जाएगी। अदरवाइज ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि हमने इस चैलेंज को बाय लार्ज हमने सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश किया है। और इसमें तकरीबन 94,000 टन ऑफ जो है वो कलेक्ट भी हुई है और ट्रेंचेस में मदफून भी हुई है। उसके अलावा 40,000 टन जो म्यूनिसिपल वेस्ट था वो कलेक्ट भी हुआ है और उसे डिस्पोज ऑफ भी हुआ है एट डेजिग्नेटेड साइट। और इसमें तकरीबन 2808 कंप्लेंट रजिस्टर हुई, वो तकरीबन बाय नाउ 97% these have been resolved। और तो बाय लार्ज, और इसके अलावा पुलिस अथॉरिटीज और मेयर साहब के अहकाम पे बड़ा अच्छा उन्होंने भी परफॉर्म किया। तकरीबन 131 FIR रजिस्टर की गई
उन स्कैवेंजर्स के खिलाफ जो कि जो दौरान जो टीयरिंग ऑफिस में मुलविस होते हैं और गंद फैलाने का बायस बनते हैं, तो उनके खिलाफ complaints वी आर सेटिस्फाइड। और काफी जगहों से जो पब्लिक की तरफ से भी, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तारिक साहब, कितना अच्छा हो कि इतनी अच्छी कारकर्दगी थी, ये प्लास्टिक बैग्स का भी एक ऑपरेशन करें और शहर से ये बैग्स उठवा लें, कितना अच्छा हो। यस मैम, ये स्टेशन गवर्नमेंट ने पाबंदी नाफिज कर दी है और वंस आफ्टर उस पे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा, पाबंदी सॉरी दोबारा बताइएगा, कहाँ पाबंदी? स्टोर्स पे प्लास्टिक बैग्स देने की? जी जी बिल्कुल। अरे गवर्नमेंट ने रिसेंटली मैं तो 20 लेके आई हूँ अभी, है और इतनी तंग हुई हूँ मैं। और इंशाल्लाह ताला आफ्टर मैं आपको टेक्स्ट करती हूँ नाम सर, ये जो आपके टॉप स्टोर्स हैं सब प्लास्टिक में दे रहे हैं, सब प्लास्टिक में आ रहा है। जी जी बिल्कुल, ये हमें आपका भी इसमें कोऑपरेशन चाहिए होगा कि उनको बताया जाए कि ये जो प्लास्टिक है ये नाला चोकिंग का और इवन जो ओशन पोल्यूशन का सबब बनता है। तो इसमें हम पूरी जितना एक्चुअली ये वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच, पब्लिक को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मीडिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कोई व्हाट्सएप नंबर दें, उस पे स्टोर का नाम लिख के आप व्हाट्सएप करेंगे, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ जहां जा रही हूँ मुझे प्लास्टिक बैग्स ही मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में नहीं है इतना। बिल्कुल, उसको डिस्पोज ऑफ करने का फिर बस प्रॉब्लम है इंतजामिया को ना, ये नहीं कोई प्रॉब्लम होगा। और महंगे वाले ग्रोसरी स्टोर, अच्छा कुछ बेच भी रहे हैं प्लास्टिक के बैग, हम दे नहीं रहे, आप खरीद सकते हैं और लोग खरीद भी रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि सामान कैसे लेके जाए। अच्छा सर, तारिक साहब मुझे बताइएगा कि अब ये कराची नॉर्थ, ईस्ट, सेंट्रल, साउथ, कौन सा ऐसा इलाका अभी आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 100% बकरीद से मुताल्लिक जो सारे मामलात हैं सफाई सुथराई के मुकम्मल हो चुके हैं? आज आपके इसमें होगा कि जो हमारे अहले हदीस फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे मुसलमान भाई होते हैं वो कुछ एरियाज में वो सेक्रीफाइस ऑफर करेंगे, तो वो भी हमें कैटर करना पड़ेगा और उससे भी साइंटिफिकली एफिशिएंटली हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो जो कम्प्लीटली ऑपरेशन आप कह सकते हैं by today's evening complete हो जाएगा in all respect, और हम फिर then we will put focus, जो कि ईद के अयाम में भी हम फोकस हमारा रहा है क्लीन वेस्ट पे जो है म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्शंस पे, तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा कंटिन्यू जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, और हम बेहतर से बेहतर काम करेंगे। तारिक साहब हमारे साथ ही रहिए, नईम साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी नईम साहब, आप बताइए कैसे कुरंगी में इंतजामात रहे? एक दो जगह से हमने भी अपने रिपोर्टर्स को भेजा और हमारे कुछ चैनल के लोग भी थे जो वहाँ रहते भी हैं, उन्होंने बताया कि कुरंगी 2.5 नंबर का इलाका है जिसमें अभी भी डंपिंग स्टेशन जो आपके थे वहाँ पर फुजला पड़ा हुआ है और वो उठाया नहीं जा रहा है, कचरा मौजूद है, तो जरा बताइए इससे मुताल्लिक़। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपको गुज़री हुई ईद मुबारक हो नादिया और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू। मैं बताऊं कि हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा यहाँ काम हुआ है। हमने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मिलके और ईद उल अज़हा के मौके पर कुरंगी टाउन की आलाइशों के बरवक्त और मुनज़्ज़म सफाई मुहिम आज अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली हमने। और कुर्बानी के जानवरों के इलाज से पहले मरहले में हमने कुरंगी में 4 मुकामात पर डंपिंग पॉइंट बनाए थे, जो हमारे पास 11 यूनियन काउंसिल है और मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों से हमारी गाड़ियां पिक करके वहाँ डंप करती थी और फौरी तौर पर हम उसको डंप जब हो जाती थी आ जाती थी तो फिर हम उनको रवाना करते थे जाम चाकरों की तरफ शावल और डंपर की मदद से। तो ये बहुत ही अच्छा ऐसा तरीके से काम निपटा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास छोटी बड़ी 400 गाड़ियां थी जो हमने इस्तेमाल में थी पूरे कुरंगी के अंदर और तकरीबन 1100 के करीब हमारा हमला था। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हमने आलाइशों को टिकाने लगाया एक मुनज़्ज़म तरीके से, पूरी टीम वर्क का नतीजा है। और आलाइशों को उठाने के बाद हमने वहाँ पर चूने का छिड़काव भी किया है। आपको हमने तस्वीरें भेजी, आप उसको अगर चलाएंगे तो उसको नजर आएगी। और फिर हर के गुराब से हमने उस जगह को साफ भी किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि कुरंगी के अंदर अब हम, यानी अगर हम वैसे आपसे पूछे 20 टाउन्स हैं कराची के, उनमें से आप अपने टाउन को कितने नंबर्स देंगे ऑनेस्टली?
देखिए ये तो नंबर आवाम देगी, आप आवाम देगी, देंगे, सही मीडिया पर्सन देंगी, क्योंकि आप भी फील्ड में थे और मैं भी फील्ड में था और हमारी पूरी टीम फील्ड पे थी। आपने देखा होगा कि कोरंगी की जो मेन शाहरा है, जहां आपका दफ्तर गुजरते हुए दफ्तर जाते हैं, वो क्लीन थी। वहाँ अलाइशा पहले होती थी फुटपाथों पे, ग्रीन बेल्टों पे, पार्कों पे पड़ी होती थी। इंशाल्लाह वो इस तरह का अब काम नहीं नजर आया आपको। नहीं, ये तो हमने ये देखा, सारी हमने मेहनत खुद भी पर- ये कहा ना, इस बात का इजहार तो हमने लेकिन खुद नहीं किया अपने साहब, प्लेटफॉर्म आपको पर। खुद कोई, मैं कहती हूँ आवाम की तरफ से कोई आपको मुश्किलात पेश आई कि लोग उन्होंने ताउन नहीं कहीं किया, किस तरीके से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस हुई? नहीं देखिए, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ईद उल अजहा से पहले अवेयरनेस मुहिम चलाई थी। हमने बैनर्स लगाए थे, आवेजा किए थे मुख्तलिफ चौराहों पे, चौराहों पे और यूनियन काउंसिल के ऑफिस में। तो मैं समझता हूँ आवाम में बड़ी अवेयरनेस हो गई है। ये सोशल मीडिया आपके चैनलों के थ्रू मैं समझता हूँ आवाम ने बड़ा कोऑपरेट किया है हमारे साथ। इस दफा अलाइशें हमने घरों से पिक करी है और कई अलाइशें अगर कचरा कुंडी में पड़ी हुई थी तो एक माफिया था। हमने जिस तरह बताया उन्होंने, निजामानी साहब ने, हमने भी तकरीबन 25 के करीब एफआईआर कटाई है उन लोगों की, उन अनासिर की जो उजड़ियां काट कर उसकी अलाइशें सड़कों पे फैला रहे थे। तो हमने बर वक्त कार्रवाई की है। ऐसे तो क्यों इसमें करें? हमारे साथ पुलिस का भी ताउन रहा है। बेसिकली तमाम जो एजेंसीज हैं, टीम वर्क में जो काम होता है तो वो बेहतर होता है। आज कराची शहर में जो पहले सफाई तो हम ये भी सुथराई का देखते थे निज़ाम सर, है, वो वक्त भी था कि ड्रेनेज सिस्टम को चोक कर दिया जाता था, पता चलता था कि वो खास ऐसा ही है, हाँ। ऐसा ही है, नहीं बिल्कुल साहब, ऐसा ही एक था। जो हमने मगर वो देखा प्रॉब्लम कि भाई ओपन गाड़ियों में लाइशें जा रही हैं और उनके पार्ट सड़कों पे भी गिर रहे थे, जिसको फिर कोई नहीं उठा रहा था। तो ये ऐसी गाड़ियों को बिल्कुल- नहीं, क्यों बिल्कुल चूज ये- किया गया जिसमें से तो वो तो चीजें गिरेंगी, पार्ट्स गिरेंगे? ये बिल्कुल नादिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस तरह की एक आध कंप्लेंट थी और उस पर हमने पहले दिन बर वक्त कार्रवाई करके उसको कंट्रोल किया और सेकंड डे इस तरह हमने वाकया नहीं होने दिया। यही वजह है कि आज शहर साफ सुथरा नजर आ रहा है। आज से हमने जरासीम कुछ अद्वियात का स्प्रे हमने तमाम ये बहुत यूनिट्स जरूरी में था, करना शुरू बिल्कुल कर ये बहुत दिया है। जरूरी था। नहीं, और बड़ा स्केरी था। मैं, मेरी और बेटी बहुत जा रहे जरूरी था, सामने ताकि गाड़ी गुलाब से, की जो वो सड़कें जो धोई हैं। गाय का सर नीचे गिरा अच्छा, रोड पे। कोऑर्डिनेशन कैसी रही आपकी तारिक साहब, ये टाउन चेयरमैन से, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, जरा ये बताइए। जी जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन सब एक पेज पे थे और मेयर साहब ने भी एक्सटेंसिवली ये जो ईद के अयाम थे और बल्कि बोरा कम्युनिटी की जो ऑफिस सेक्रीफाइसेस था उसको वो भी उन्होंने सुपरवाइज किया और खुद उनकी एक्सटेंसिव विजिट कंटिन्यूसली 3 to 4 days कंटिन्यू रहे। टाउन चेयरमैन साहिबान भी ने भी बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी सब इदारों ने, मैं कहूँगा कि बड़ी कोऑर्डिनेटिव एफर्ट हुई है। हर इदारे, चाहे वो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो KMC हो, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और चाहे वो SSWMB। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि हम वी आर वेरी मच सक्सेसफुल इन टाइमली कलेक्शन। अच्छा, अब जब आप सक्सेस का इजहार कर ही रहे हैं तो इस सक्सेस में सबसे बड़ा जो किरदार है वो सैनिटरी जो ये वर्कर्स हैं, ठीक है, आपके जो लोग फील्ड पे काम कर रहे थे, ये जो हम देख भी रहे फुटेजेस चला रहे, कोई बोनस का कोई ऐलान किया उनके लिए, कोई इनामात का ऐलान आपने किया? ये बहुत जरूरी है, खास ईदी इनको हाँ, मिलनी खास चाहिए ईदी क्योंकि मिलनी बाकी इन्होंने चाहिए। मेहनत बहुत जी की है। बिल्कुल। हम ईद से पहले भी पूरी टीम को, इवन सुपरवाइजर्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से हमने सेशन होल्ड किया था। अफसरान की भी हमने सेशन होल्ड किया था और प्लस हमने वहाँ पर ये अनाउंस किया था कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उनको रिवार्ड दिया जाएगा। तो बिल्कुल मेयर साहब के भी अहकाम हैं कि आफ्टर इन्होंने ईद पे छुट्टियां भी नहीं की, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि छुट्टियां नहीं की, हमारे लिए काम किया, तो वंडरफुल। अच्छा, अब क्या ही अच्छा हो सर, ये कोऑर्डिनेशन बरकरार रहे और खासतौर पे ईद, बकरीद और इवेंट्स पर नहीं, कराची शहर को इसी तरह साफ रखा जाए, तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता और जो है? सालों के ये जो प्लास्टिक बैग्स है ना इकट्ठे हर जगह, आप देखें शारा भुट्टो से भी आ रहे होते हैं ना, नीचे ऐसे ढलान पे बैग्स कचरा रोजाना की बुनियाद पे उठाया जाए, उनको ताकि क्यों वो नहीं उठाया पायलट जा रहा? और उसकी वजह से इतनी चीलें इस शहर में हैं कि आप ये देखें जरा, इतनी करोड़ों वाली चीलें आ गई हैं होंगे इसकी भी वजह मार से, देती हैं क्योंकि वहाँ। कचरा पड़ा होता है हर जगह, उनके लिए खाना ही खाना। जी शेख साहब, आप बताएं कि कोई प्लान है आगे का भी, मोटिवेशन मिली है कि आगे अब शहर को ऐसे ही साफ रखना है?
नहीं, इंशाल्लाह शहर इसी तरह साफ रहेगा। हमारी कोशिश है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मिलके, और कराची के मेयर का भी यही मौक़िफ़ है कि हमने मिल के, हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तो ये शहर साफ होगा। अच्छा, आवाम के लिए भी एक मैसेज है आपके चैनल के थ्रू, मैं आपके चैनल के थ्रू में ये मैसेज देना चाह रहा हूँ नादिया, आपके चैनल के थ्रू कराची के शहरियों को, कि कराची आपका है, मेरा है, हम सबका है, हमने इसको साफ सुथरा रखना है। इसी में हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल सेफ है। हमने मुख्तलिफ इवेंट्स जो आते हैं इसी के अंदर हमने सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं करना, बल्कि हमने 12 महीने 365 दिन हमने सफाई का निज़ाम बेहतर करना है। और ये कचरे में इतनी बरकत होती है कि सुबह उठाएं और शाम में फिर आ जाता है, तो हमने सुबह शाम हमने इसकी सफाई करनी है। अच्छा नहीं साहब, एक और भी मसला है जो मैं चाहूंगी आप दोनों उसका जवाब दें। अगर हमारे पास कुछ कचरा होता है ना, फेंकने लगे, किसी भी जगह जाएं, मॉल के बाहर भी गार्बेज बैग, वो नहीं है, गार्बेज के क्या कहते हैं उसके, कंटेनर्स नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रैश कैन्स नहीं है। अगर कोई कहीं कुछ फेंकना भी चाहता है, जिस तरह बाहर के मुल्कों में आपको 10 कदम पे एक डस्टबिन मिल जाती है, हमारे यहाँ डस्टबिन ही नहीं है। दुकानदारों को कहना पड़ता है भाई ये फेंक दो। बिल्कुल, उनके पास छोटी सी डस्टबिन होगी, तो हम क्यों नहीं पब्लिक एरियाज में, पार्क्स में नहीं मिलती, और जो होंगी वो भरी हुई होंगी। ये बड़ी पुअर मैनेजमेंट है कि हमारे ट्रैश कैन्स, डस्टबिन नहीं है। तारिक साहब इस बारे में बताइए कुछ। फेंकना भी चाहे तो कहाँ फेंके? जी, इस तरह से तो कमर्शियल एरियाज हो गए, या जो कमर्शियल एरियाज या हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई, वहाँ पर हमारा बिन मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस होता है। और बाकी जो पार्क वगैरह हैं वो हम TNC के कोलैबोरेशन में हम उसको भी रिविजिट करेंगे, अगर वहाँ पर जरूरत है तो बिल्कुल। अरे जरूरत है, मैं आपको बता रही हूँ। एफर्ट के थ्रू मॉल्स की पार्किंग में हमेशा किसी के हाथ में ना कोई रैपर होता है। मैंने खुद देखा है कि कराची के मॉल्स में पार्किंग में देयर इज नो डस्टबिन। तो आपने जाहिर बात है पार्किंग में फेंक और एक ना हो, अगर दो दो तीन तीन हो, वैसे एक तो पहले तो एक चीज की जरूरत है, लेकिन सॉर्ट आउट करने के लिए कि आप हर दुकान के बाहर ना एक दो दुकानें छोड़ के एक होना चाहिए ट्रैश कैन, ताकि आप इनकरेज करें कि बच्चे को यार 2 कदम बेटा आगे जाओ, रैपर फेंक दो। बिल्कुल, ऐसे बहुत शुक्रिया MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तारिक निजामी साहब, आपने वक्त, चेयरमैन कोरंगी नईम शेख साहब आपने वक्त दिया। और देखिए मीडिया का वॉच डॉग का ही है, तो हम ऐसे ही नहीं है कि तनकीद करनी है हमने और बस यहाँ कोई आग लगा देनी है कि बैठ के हमने बस जनाब मतलब क्रिटिसिज्म ऐसा करना है कि यूं हो गया वो गया। जब काम बेहतर भी हो रहा है तो हमने बेहतरी के लिए भी तारीफ भी उनकी की है, तो यही हमारा काम है। जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वही बात है, हमारा अपना शहर है, हमारा मुल्क है, तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस देना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। तो हम ऑब्जर्व जो कर रहे हैं वो आपको बताएं, ट्रैश कैन की बात जो हमने की उस पर प्लीज फोकस करें, इंपॉर्टेंस दें, और होना चाहिए बिल्कुल। और कचरे को सॉर्ट आउट करने का अगर सिस्टम हो जाए ना कि आप टिन यहाँ फेंकना, आपने कागज यहाँ फेंकना है, आपने शॉप कितना इजी हो जाए। कभी किसी से कहो ना कि यार आप इधर क्यों आपने रोड पे फेंका है, तो कहते हैं कहाँ फेंका है, अच्छा सॉरी मुंह में गुटखा भी होता है, कहाँ फेंके। और जो गाड़ियों से दरवाजे खोल के जो थूकते हैं, पी के फेंकते हैं, पान की पी के, जो उनके लिए तो मैं कहती हूँ कि उनके लिए क्या करें जिन्होंने हमारी सड़कों को गंदा कर दिया है, हमारी दीवारों को, सीढ़ियों को, अपार्टमेंट्स को गंदा कर दिया है। अपार्टमेंट में जो रहते हैं लोगों ने पता है कि जब स्टेयर से आप जा रहे हैं दोनों तरफ नक्शे बना मतलब आप जहर खा रहे हैं और आपने थूकना भी सबके सामने है, और इतना गंदा, एक तो कराहत आती है, इतना गलीज काम है ये, दूसरे की सेहत से, यानी आप जी, और गंदगी अलग, और आप अपने आप को तो खैर जहर दे ही रहे हैं रेगुलर, लेकिन दूसरों के लिए क्यों मुश्किल पैदा कर रहे हैं? आप हवा भी जहरीली कर रहे हैं आप। अच्छा, वकास बाकर ने ज्वाइन किया नादिया कराची से, और जी जो दावे कर रहे थे जो हमने भी देखा, आप तो इतना देख सके, लेकिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और वो ज्यादा फील्ड पर होते हैं, वो बताएंगे जी, वो बताएंगे वकास बाकर एक्चुअली रिजल्ट क्या है। वकास अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? कितनी सफाई सुथराई हुई बताएं वकास। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वकास, आवाज आ रही है वकास? हाँ तो बस बताएं क्या, कैसा शहर? हमें नहीं आ रही उनकी आवाज, हमें नहीं आ रही आवाज, हमें नहीं आ रही, आपको हमारी आवाज आ रही है? बोलते रहें, हाँ पता, कुछ बोलते रहें कि नादिया खान आप बहुत जबरदस्त शो कर रही हैं, ऐसा कुछ कहते रहें, तब तक आवाज आई जाएगी। हाँ, अच्छा बोलें अच्छा होगा, अच्छा सोचें अच्छा होगा, तो अच्छी बात तो यही होगी कि आप हमारी तारीफें थोड़ी सी अच्छा जी, वकास बाकर की कराची का मसला देखा, मैंने कहा था अच्छा बोलोगे। अच्छा, सियासी जमातों ने एक दूसरे पर तनकीद को बल्दियाती मसाइल का सहारा लेने का जरिया बनाया हुआ है। ईद उल अजहा के सिर्फ 3 अय्याम नहीं, ईद से एक दिन पहले जब बोहरा कम्युनिटी कुर्बानी करती है और ईद के चौथे रोज भी कराची में कुर्बानी होती है, तो यूं मजमूई तौर पर कराची में 5 रोज आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने का काम हुआ। 76,000 टन से जायद
आलाइशें कराची शहर की छोटी बड़ी गलियों से उठाकर लैंडफिल साइट पहुंचाई गई। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने बिलउमूम माजी के मुकाबले में खासी बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। गो के लियाकताबाद टाउन में, न्यू कराची में और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के बाद इलाकों में शिकायत मौसूल हुई। असल मसला इस वक्त यह है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की 5 शहरियों की शिकायत बहुत ही कम तादाद में मौसूल हुई। 3000 शिकायत मौसूल हुई, उनमें से भी तकरीबन 88% को अटेंड किया गया और रिस्पॉन्ड किया गया। जरूरत इस बात की कि शहरियों का एतमाद बहाल हो और शहरी अपने बल्दियाती इदारों से शिकायत करें ताकि मसाइल का हल हो सके। वकास एक्चुअली अच्छी खबर बता रहे हैं, लेकिन वकास आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आप शिकायत कर रहे हैं। मैं इसलिए होगी, मैं कहा ये कोई भी ना बताएंगे आप नहीं तो ये तो खुशी का इजहार करें कि बड़ी अच्छी बात हो ये पॉलिटिकल वकास। पॉइंट स्कोरिंग के लिए हो रहा है। जबरदस्त। वकास, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने लियाकताबाद का जिक्र किया है, लांढी का क्या हाल था, मलीर का क्या हाल था, लियाकताबाद आपने बता ही दिया, नाजमाबाद के अंदर के जो इलाके हैं उनका क्या हाल था, फिर ओल्ड सिटी सदर से इधर जो इलाके हैं इनका हाल बताएं क्योंकि यहां ज्यादा गंद होता है। देखिए, ओल्ड सिटी एरिया में बिलुमूम सूरत हाल बहुत बेहतर रही। न्यू कराची में मुश्किलात रही। न्यू कराची में रात गए तक भी बाद इलाकों से शिकायत मौसूल होती रही। लांढी और मलीर में कदरे सूरत हाल बेहतर रही। चंद एक यूनियन कमेटीज में, शाह फैसल टाउन की यूनियन कमेटीज में जो आलाइशें न उठाने का मसला था वहां पर सियासी था। टाउन चेयरमैन पीटीआई का था, यूसी चेयरमैन जमात इस्लामी का था। ये तमाम जो सियासी चपकलिश की नजर में बाद इलाकों में ये सूरत हाल रही है। मतलब कचरे को देखते रहना है। बोर्ड का जो ऑपरेशन है मतलब कचरा पड़ा रहे ताकि खबर बने और एहतजाज किया जा सके। जी, असल बात ये। और दूसरा मसला है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इस ऑपरेशन में वो लोग जबरदस्ती बहुत उठा लेते हद तक कचरा। आपराधिक कुव्वत और माली वसाइल इन्वॉल्व थे। तो मुंतखब बल्दियाती कौंसल ने बाग जगहों पर सिर्फ उस वसाइल को इस्तेमाल करने की कोशिश की और शहरियों को रिलीफ देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका मतमय नजर यही था कि मुखालिफ सियासी जमात को या किसी जमात के मेयर को इसका नुकसान होगा। उस बैशिंग के चक्कर में अवाम के पैसे का भी नुकसान हुआ और अवाम के इलाकों को भी। पॉलिटिकल पॉइंट्स बहुत शुक्रिया वकास, थैंक यू सो मच। बताया हमें पूरे कराची का। साथ में ब्रेक भी आ गई है, तो राइज एंड शाइन में ब्रेक का टाइम हो गया है, कहीं ना जाएगा। स्टे विद अस। बजट की बातें हुई, अलाइशे कुर्बानी की बातें हुई, अभी और भी बहुत खाने पीने की बातें होंगी और खाने पीने के बाद जो आप अपने साथ अपना नुकसान कर लेते हैं ना ज्यादा खाने के बाद, तो वो क्या क्या होता है? अरे रिकॉर्ड केसेस गए। रिकॉर्ड केसेस। अच्छा, हार्ट अटैक हो रहा है डॉक्टर साहब? नहीं, हार्ट अटैक नहीं, आपने ज्यादा खा लिया। ज्यादा खा लिया आपने कुछ ज्यादा ही खा लिया। क्यों भाई, ऐसी क्या खुशियां, ऐसा क्या मजे का खाना बन रहा था? अरे क्या, इसलिए मैं कहती हूँ खवातीन को ना बहुत अच्छे खाने नहीं बनाने चाहिए, मजेदार। नहीं, ये बात गलत है। नहीं, ज्यादा ना बनाए क्योंकि फिर ज्यादा खाएंगे। तो ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अच्छा ही बनना चाहिए। इतना अच्छा खाने ना ही बने। के लिए सब कुछ हो रहा ना, है, कम। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मैंने। नहीं, इस बात कोई नहीं सुनना। खाना अच्छा बने, ज्यादा अच्छा बनेगा, ज्यादा अच्छा, ज्यादा इस खाएंगे। बारे में तो भाई फड्डा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और गुज़िश्ता ईद मुबारक भी। बिल्कुल। हमारी अच्छा। गेस्ट आई ना इतनी प्यारी लग रही है, मुझे उनसे लगा हाँ ईद की फील। हम तो जरा सिंपल कपड़ों में आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं ये देख रहा था, खबर है भाई, हमारी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, एक्स कैप्टन है सना मीर, उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया है और बड़ा ही एजाज की बात है पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए। अभी तो ये जो जिनके नाम आए हैं, महेंद्र सिंह धोनी है इंडिया से, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं। फिर व्हाट इज हॉल ऑफ फेम? हॉल ऑफ फेम आईसीसी क्या, जो जिन क्रिकेटर्स ने बड़ा, नहीं मुझे भी पता है, मैंने भी पता है, खेल कूद के मैदान से खबर नहीं है ये बड़ी इंटरनेशनल खबर है कि जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है क्रिकेट के मैदान में, जिन ममालिक के उनको लगता है कि ऐसे क्रिकेटर्स हैं तो उनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इनमें देखें क्रिकेटर्स, उनकी हम पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस रही है। साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला है, उनके कप्तान रह चुके हैं, जबरदस्त बैट्समैन हाशिम आमला है, ग्राहम स्मिथ हैं, फिर एमएस धोनी हैं, न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी वो भी कैप्टन रह चुके हैं। फिर इसके साथ इंग्लैंड की विमेन क्रिकेटर है सारा टेलर, तो वो भी इसमें शामिल है। तो हमारी उसमें जी अब्दुल कादिर भी थे उसमें। बिल्कुल ऐसी है। पहले तो क्रिकेटर्स अभी जो 6-7 क्रिकेटर्स आए उनमें सना मीर का नाम हमारी एक कैप्टन है, तो बड़े एजाज की बात है हमारे लिए। मुबारक हो। माशाल्लाह शी इज अ वेरी डायनामिक पर्सन। बात करने में जो उनकी पर्सनालिटी है, बोलने का अंदाज, अब तो कमेंट्री बहुत अच्छी करती हैं, बहुत अच्छी। और जब क्रिकेट खेलती थी तो बड़ा अच्छा लीड किया पाकिस्तान को।
बॉलिंग भी और ये बैटिंग तो भी। ये और बहुत अच्छी बात है। और हमारी वुमेन क्रिकेटर माशाल्लाह लड़कियां छा गई हैं भी हमारी। सलाम है जी सलामीर को हमारी तरफ से जी। अब बताएं अब क्या है? हाँ जी, ईद के हवाले से जो इतना खाया गया है उसने जहाँ पेट को डिस्टर्ब किया है, दांतों को भी डिस्टर्ब किया, और खासतौर पे वो बच्चे या वो लोग जिनके क्या कहते हैं वो ब्रेसेस लगे हों। जी जी जी। अरे बड़ा मसला हुआ, कैविटी है जिनके, उनको भी बड़ा मसला। कैविटी वाले और ये ब्रेसेस वाले तो फौरन आज मेरा ख्याल डेंटिस्ट आए होंगे काम पे, तो फौरन उन्होंने जाना एडजस्टमेंट के लिए। तो ये क्या मसला है, और कितना इसके अलावा भी के दांतों के क्या मसाइल, इतना मीट खाने से, बोन्स खाने से मेरे ख्याल दांत क्रैक भी कर गए होंगे ना कुछ जी लोग। जी बहुत सारे लोगों के हाँ दांत कट्टे भी हो गए बहुत से लोगों के। ऐसी बोन के हड्डी के पीछे पड़ जाते हैं, अल्लाह माफी के, फिर छोड़ते नहीं है। तो ये भी सही नहीं है, दांत हमारे इस काम के लिए नहीं बने। तो हमारे साथ डॉक्टर ये देखो, ये तो सना मीर आ गई, डॉक्टर हमारी डॉक्टर हैं जी, डॉक्टर सना। अच्छा ये भी सना है जी, सना जब तो आपको जरा ये हुआ कि सना ही है या नहीं? नहीं, सना की सना बात नजमुल हुई, हमारे साथ ये भी है, सना है। डेंटिस्ट सना, क्या आपका नाम ही माशाल्लाह इतना अच्छा है। सना कैसी डॉक्टर सना? जी डेंटिस्ट मैं है। बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक बिलेटेड। जी जी जी। आपने बिल्कुल सही बात करी है कि आप यकीन करें कि कोई ऐसी ईद उल अज़हा मेरे साथ नहीं हुई है आज से, जब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, कि मेरे पास कोई इमरजेंसी कॉल ना आई हो ईद के दिनों में। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इतना, हमें हौका हो जाता है ये मीट देख के, इतना ज़्यादा हौका हो जाता है। यूजुअली हमारी बॉडी इतनी टेंडेंसी नहीं है। पहले ज़माने में गोश्त नॉर्मली खाया जाता था, डाइट का एक हिस्सा था। अभी क्या है, ना तो हमारे दांतों को इतनी आदत है इतना मीट खाने की, और ना हमारी बॉडी को इतनी आदत है। अब क्या होता है, पेशेंट्स या नॉर्मली लोग जो हैं वो सुबह से जो खाना स्टार्ट करते हैं, तो सुबह मीट, तो शाम मीट, तो दोपहर में, मतलब एवरीडे 3 दिन कंटिन्यूस मीट। बल्कि मुझे लगता है 1 हफ्ते तक ईद खत्म नहीं होती है, ये ईद तो 1 हफ्ते तक चलती रहती है। अब हमने ब्रेसेस के पेशेंट्स की बात करी है, आप यकीन करें उनके पेरेंट्स को हम समझा के थक जाते हैं कि प्लीज़ इनके ब्रेसेस लगे हुए हैं, इनके दांत ऑलरेडी थोड़े वीक हो गए हैं, क्योंकि हम ब्रेसेस लगाते हैं तो दांत थोड़े वीक हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट हो रही होती है। और सबसे बड़ी बात है, आपको देखा होगा ब्रैकेट्स उनके लगे होते हैं दांतों के ऊपर। अब अगर वो गोश्त का पीस खा रहे हैं या वो समझे मटन खा रहे हैं और वो बारबेक्यू कर रहे हैं, मैं तो अपने हर पेशेंट को बोलती हूँ जो बारबेक्यू करके आएगा ना, खा के आएगा, मैंने उसको बस पेनल्टी नहीं, हम बल्कि मैं उनके ज़्यादा तो पेशेंट ऐसे होते हैं कि जाओ पहले दर्द में रहो 2-3 दिन, फिर उसके इतना बाद आ रहे होते हैं सब बारबेक्यू कर रहे हैं तो वो तो खाएंगे ना। ब्रेसेस के पेशेंट के विजिट्स इतने होते हैं कि वो, मुझे लगता है कि वो बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं आपके साथ, बहुत ओवर फ्रेंडली। तो वो समझते भी नहीं है इस चीज़ को कि उनको खुद को नुकसान हो रहा है। सही तरह ब्रशिंग नहीं करेंगे तो वो कितने दिनों तक ऐसे होता है कि आपके वो जो गोश्त है फंसा रहता है दांतों में? आप देखिए ना, गोश्त फंसा हुआ है। घर में अगर हम गोश्त रख दें, गोश्त सड़ता है। मतलब अगर मैं गोश्त बहुत ओवर द टाइम उसको बाहर, हमारे कौन से एसी लगा हुआ है मुंह में वो खराब होगा, वो सड़ेगा, बैक्टीरिया उसके इर्द गिर्द आना शुरू हो जाएंगे। अब सोचिए आपके मुंह के अंदर एक चीज़ फंसी हुई है, वो 24 आवर्स से ज़्यादा फंसी हो, मतलब 24 आवर्स मतलब फंसी हुई है कंटिन्यूसली, तो उसके इर्द गिर्द कितने बैक्टीरिया जो है वो जमा हो रहे हैं। अच्छा, एक ये मैंने देखा है कि बहुत से लोग बहुत ही तेज उजलत में, यानी तेज च्यू भी करना है, पूरी तरह च्यू भी नहीं करना, और उसमें भी खा लेना है। हाँ, बस जल्दी जल्दी। तो ये भी एक बड़ा ठहर के जरा कोई ले ना जाए, गायब ना हो जाए। और इसमें हो जाता है कि दांत अक्सर कोई हड्डी आपके पर्सनैलिटी होती है, ये लोगों की ना आदत होती है। और मैंने अच्छे खासे मुहज्जब लोगों को, बड़े स्टाइलिश कूल लोगों को भी देखा है, जब आप उनको खाते हुए देखते हैं ना, बस वो दिल करता है आप उड़ जाएं, क्रेजी हो जाते हैं, साथ ना बैठे, एक खाना आवाज देख के वो क्रेजी हो खोल के खाना, ऊपर से इतना ज्यादा और तेजी से खाना, गिरा के खाना, और तेजी से खाने में ज्यादा खा लेते हैं आप। वही बात है ना, तेजी से खाते हैं आप तो ज्यादा खा लेते हैं। बिल्कुल ज्यादा टाइम लेके खाएंगे तो कम। बिल्कुल। लेकिन स्लाइवेशन जो है उसमें डाइजेशन सबसे पहले स्लाइवेशन से होती है। आपके मुंह में जब खाना आता है हम उसको चबाते हैं, तो आपको अच्छी खासी देर उसको चबाना चाहिए, मतलब 32 टाइम तो उसको आप चुई करें। उसमें क्या होता है, स्लाइवा ऐड हो रहा होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है आपके स्लाइवा के अंदर, आधी डाइजेशन तो आपके मुंह के अंदर होनी स्टार्ट हो जाती है। अब क्या है कि जब हम उसको प्रॉपर्ली ग्राइंड नहीं कर रहे हैं और उसको सॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे डाइजेशन इश्यूज, आप देखोगे ईद खत्म होती नहीं, हॉस्पिटल्स इमरजेंसीज में रश लगना शुरू हो जाता है। उसका रीजन ही ये है कि हम प्रॉपर्ली उसको खा नहीं रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर्ली पकाते भी नहीं है ना, मतलब हमें पकाने का तरीका भी नहीं पता। आपके दांत को भी में दर्द हो सकता है, या जैसे कहते हैं कि बिल्कुल हो सकता है। देखिए ना, अगर मीट है उसको बोलते हैं थोड़ी देर रख दें, क्योंकि जब कुर्बानी होती है उसके बाद उसमें एक नेचुरली, आपने देखोगे जब हम मरते भी है एक नेचुरल प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी थोड़ी देर के लिए स्टिफ हो जाती है, एंड देन उसके बाद बॉडी रिलैक्स होती है। तो इस तरह कुर्बानी भी जब होती है तो एनिमल जो भी हम स्लॉटर कर रहे हैं उसको पहले वो थोड़ी देर के लिए वो स्टिफ हो जाएगी, तो 5-6 घंटे एटलीस्ट उसको आप छोड़ें ताकि उसकी जो स्टिफनेस है वो थोड़ी सी रिलीज हो। अब इतना स्टिफ मीट है और हमने दोपहर के खाने में बना लिया है, सुबह नाश्ते में बना लिया है, अब उसको हम दांतों से खा रहे हैं। अब आप सोचें, एक तो खा रहे हैं, अब अगर आप नॉर्मल पेशेंट हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, और अगर ब्रेसेस लगा हुआ है तो एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो रही है। एक और डॉक्टर साहब मसला जो मुझे बड़ा ही खतरनाक लगता है, जिनकी फीलिंग्स हुई है। बिल्कुल। अब ये जब गोश्त काट रहे होते हैं कसाई, तो अगर गलत कटता है तो
जो बोन है उसके बिल्कुल वो रह छोटे जाते छोटे हैं, इसके छोटे- टुकड़े रह गए हैं। और रेड मीट के गोश्त में जो हड्डियां है ना वो नजर नहीं आती, बिल्कुल उसका ब्राउन सा, अच्छा चिकन का आपको पता चल जाता है कि ये चिकन की हड्डी है, जो गोश्त की हड्डी है वो पकड़ी नहीं जाती। मैंने इतनी दफा देखा है और हुआ भी है मेरे साथ कि एक छोटा सा हड्डी का पीस दांत और में एकदम आ गया वो। एकदम आया और बस क्राउन लगाओ, फिलिंग हो या दांत मतलब कहीं भी आए तो आपका दांत हिल जाता है भाई, सबसे मुझे पेनफुल चीज लगती है। बिल्कुल हिल बहुत जाता है। मैं तो लोगों को, गेस्ट को अपने घर बुलाती हूँ ना खाने पे, तो मैं उनको मेंशन कर रही होती हूँ कि प्लीज अपना बॉडी देख के खाएं आप, प्लीज इस तरह ना दांत और खाएं। body, पेट बिल्कुल, देख के। दांत और बॉडी देख के खाएं, ऐसे नहीं आपकी डाइजेशन भी खराब हो रही है। Crocodile। अब क्या है कि वो हड्डियां चबा रहे हैं। अब देखें एक्चुअली क्या है, हड्डियां पहले जमाने में लोग चबाते थे, उनके दांत इतने मजबूत थे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, एवोल्यूशन हो रही है, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं। अब हमारी बॉडी इतनी एक्सेप्टेंस में नहीं है, हमारे दांत इतने एक्सेप्टेंस में नहीं है कि हम उनसे हड्डियां चबाना शुरू कर और दें, बिल्कुल, तोड़ना शुरू कर दें। बिल्कुल। और इतना, और रेड मीट की तो जो हड्डी है वो तो इतनी दांत तोड़ दे आपका, आधा दांत बिल्कुल वो दाढ़ निकाल देता है चिकन वो तो। वाली हड्डी की भी तो चलो करना तो दोनों को नहीं चाहिए, ये हड्डियां हमारे लिए नहीं है, हमारे खाने के लिए। अब हमारे लिए नहीं शातुलर्स के लिए। है ये, अब पहले हमारे लिए थी, लेकिन आज की जनरेशन अच्छा, के आप लिए मुझे बिल्कुल बताएं भी कि जो नहीं है। टूथपिक करते हैं हमेशा, वो क्या सही होता है? करनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल बहुत भी से लोग नहीं करनी। कैविटी हो जाती है उससे, वो नहीं, करते करते बिल्कुल भी नहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये ईद के टाइम में ऐसा मैंने देखा है कि गम्स में स्वेलिंग थी, मैंने गोश्त खाया, अब वो फंस गया जाके। स्वेलिंग गम्स हैं, अब दांतों के बीच में स्पेस था, वहां आपका मीट फंस गया। अब क्या करेंगे, किसी के आप घर पे बैठे हुए गए हैं, हेयर पिन्स लेके उसको स्टार्ट कर देंगे, धागा लेके कपड़े का start कर धागा देंगे। निकाल के बिल्कुल। धागा ऐसे काट और देता है ना गम एक मेडिकेटेड भी आता है, वो सही है। फ्लॉस बेस्ट देखिए, floss जो है ना, basically- फ्लॉस की स्टिक्स, धागा भी नहीं, बिल्कुल। फ्लॉस की स्टिक्स में Floss तो की- मेरे हर बैग में, बिल्कुल होनी चाहिए, बेड साइड टेबल में बिल्कुल फ्लॉस होनी स्टिक्स चाहिए। होती हैं। तो क्या होता है कि वो भाई टेक्नोलॉजी है, हमने एक टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया है, और वो चीज़ बनाई है मुंह के इस्तेमाल के लिए। तो ऑब्वियसली वो वैक्स कोटेड होता है, इजीली चला जाता है, स्लाइड हो जाता है, इजीली गैप भी नहीं बाहर आ होता जाता दांत है। में, ज्यादा बढ़ता है ना बिल्कुल। वो। और वो नैनोमीटर्स के, आपने देखा है कितनी फाइन फ्लॉस हम यूज करते हैं जो दांतों को क्लीन करने के लिए। अब जो नॉर्मल धागा होता है, ऑब्वियसली वो कपड़े सीने के लिए बनाया गया होता है, वो मुंह में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया। और उसके फाइबर्स इतने स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं कि जितना आप उसको अंदर लेके जाएंगे, दांत को वो मजीद डैमेज कर रहा है। इसी तरह की जो वुडन स्टिक्स होती हैं जो हम दांतों को क्लीन में कहते हैं, वो बैन कर देनी चाहिए। अब वो होनी ही, अवेलेबल ही नहीं होनी चाहिए। और तो अब दुनिया में है भी नहीं, यहाँ ही मिलती फ्लॉस है। स्टिक्स आ गए, कोई नहीं, रेस्टोरेंट हमारे यहाँ में मिल रहा है रखी है। टूथपिक। हाँ, हाँ, रेस्टोरेंट में लाओ, हमारे टूथपिक दे यहाँ रहा आज है। भी ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर मिलते हैं। और वो ये सही है? घरों में सब हो रहा है। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, एक मैंने आपसे बात पूछनी थी, मैं बड़े अरसे से देख रही हूँ, ये जो वाटर फ्लॉस होता है, हाँ। ये क्या चीज है और इज इट इफेक्टिव? उसको मुझे नहीं समझ आता कि ये वाकई दांतों को साफ करता है। एक्चुअली होता है वो बहुत। ये क्या चीज है? बेसिकली क्या है, ये स्केलिंग जो हम डेंटिस्ट से कराते हैं उसका सब्स्टिट्यूट निकाला गया था वाटर फ्लॉस, और ये यूजुअली बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है बाहर कंट्रीज के अंदर। पाकिस्तान में तो इतना आपने देखा नहीं होगा, लोग मंगा रहे हैं, लेकिन वो जब ट्रैवल करते हैं वहां से मंगाते हैं या किसी ऑनलाइन स्टोर से, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ये वो। क्या करता क्या ये? अच्छा, अब बेसिकली वो हर किसी के लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनके दांत ऑलरेडी, जैसे हम हैं, आप हैं, हमारे दांत ऑलरेडी क्लीन है, तो हमें अगर अपने दांतों की मेंटेनेंस करनी है तो वी कैन लाइक यूज इट। लेकिन अगर अब कोई पान खा रहा है, छालिया खा रहा है, मेरे कुछ पेशेंट्स हैं पान छालिया खाते हैं, और उनकी एक रूटीन है कि वो हर 3 महीने बाद आके स्केलिंग करा लेते हैं, लेकिन वो पान नहीं छोड़ रहा है, वो छालिया गुटखा नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उनको ये पता है कि ये स्केलिंग करा लो, दांत साफ हो जाते हैं कुछ दिन तो के ये आप लिए। जो वाटर फ्लॉस कह रही हैं, ये उसको वाटर पिक remove कहते नहीं हैं करेगा। उसको वो मतलब डेली ब्रशिंग के साथ नहीं है। डेली ब्रशिंग के साथ आप डेली ब्रश करिए, मैं और आप, हम जैसे लोग जो हैं जो आप मेंटेन कर रहे हैं अपनी ओरल हेल्थ को, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं कि 15 डेज 20 डेज के बाद हमने वाटर फ्लॉस कर लिया, अगर हल्का सा कुछ फंसा हुआ है तो वो क्लीन हो गया। बट अगर कोई नॉर्मली जो लोग हैं वो ये समझते हैं, पेशेंट समझने लग गए हैं कि ये तो बहुत ईजी है, स्केलिंग के लिए पैसे क्यों दे, एक दफ़ा डिवाइस बाय करें और आप आराम से पान खाते रहें और डिवाइस से क्लीन। नहीं, पान वाला तो लेगा भी नहीं। वो नहीं ले रहे हैं लोग एक्चुअली, हाँ, वो खाना नहीं छोड़ेंगे, गुटखे के साथ मिल रहा है। स्मोकिंग करना नहीं छोड़ते, स्मोकिंग करना उस सिगरेट के साथ, फिर वो उसको ऑल्टरनेट निकाल लेते हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन उनके क्लीन नहीं होते हैं, ये ऑलरेडी जो क्लीन। अच्छा, एक तो मुझे ये भी बताइए, ये भी बड़ी चीज है कि हम शुगर फ्री च्युइंग गम्स हम यूज करते हैं, जैसे सिगरेट वाले जो होते हैं जो पीते हैं, मैं तो खैर वो नहीं, अब तो निकोटीन यूज, निकोटीन अच्छा कोटेड भी आती है ना च्युइंग गम्स। तो ये सही है, हर वक्त हमने देखा है कि च्युइंग गम मुंह में होती है, दांतों के लिए ठीक है या ये क्या है? ये देखिए च्युइंग गम जो है शुगर ना, फ्री मिंट वाली, हाँ, जो जाइलोटोल एक केमिकल होता है, वो शुगर है, वो उसमें यूज हुई भी होती है, दैट्स रियली गुड। उसमें आपने देखो दांत भी बना हुआ होता है, एक बड़ी फेमस ब्रांड है उसकी, 2 च्युइंग गम्स आती हैं, उस पर एक दांत भी बना हुआ होता है, वाइटन अलग होते हैं, उसमें मेंटेनेंस की अलग होती हैं, दैट्स रियली
गुड, लेकिन आप उसको हैबिट ना बनाएं कि आपके कंटिन्यूसली आपके मुंह में वो है और आप लेकिन ज़ाइलेटॉल जो आप बता रही हैं ये ठीक है हमारी हेल्थ के वो लिए? शुगर जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं करती है मेंथॉल जो सुक्रोज और फ्रक्टोज जैसी जो शुगर होती है वो आपकी बॉडी को नुकसान दे रही होती है, लेकिन ज़ाइलेटॉल जैसी शुगर जो होती है बहुत ही मिनिमल शुगर होती है, उसमें वो ऐड की जाती है, वो दांतों के लिए अच्छा, ये नुकसान मैं एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश का भी पूछना चाहती हूँ कि ये तो मेरे तो दांतों में दर्द शुरू हो गया भाई उससे। मैंने कहा क्या हुआ है कि मेरे दांत इतने सेंसिटिव, प्रेशर तो वो देता है क्या वो। हुआ कि मैंने वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश ला के मैं वो मिस्टर बीन के लिए है। हाँ मैं महंगा मैं इस्तेमाल कर रही, मैंने कहा जबरदस्त, और कुछ हफ्तों में मेरे जो दांत सेंसिटिव हुए हैं, बिल्कुल। उठा के मैंने उसको साइड पे रखा, पता नहीं शायद कुछ लोगों के लिए ठीक हो, मेरे क्योंकि एनेमल आई थिंक इज सेंसिटिव, तो मुझे तो उसने डैमेज किया, उसके बाद मैंने उसको हटा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली अगर आपके मेरे लिए दांतों पे प्लाक और कैलकुलस है, सही है, उसकी लेयर है, उनके लिए तो वो इलेक्ट्रिक ब्रश सही है, लेकिन एक शख्स जिसके ऑलरेडी दांत क्लीन ही है और उसकी मेंटेनेंस टूथ ब्रशिंग से भी हो सकती है, जो वो मॉर्निंग में करे और इवनिंग में करे, उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करती कि इलेक्ट्रिक ब्रश ले, क्योंकि क्या होता है कि उसमें इतना हैवी प्रेशर होता है, हैवी प्रेशर की वजह से आपका एनामल लॉस हो रहा होता है। मतलब आप अगर बहुत जोर से ब्रश कर रहे हैं, हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं, तो आपका डेली बेसिस पे एनामल लॉस हो रहा है। दंदासा इज द बेस्ट। अच्छा, अक्सर ये होता है कि दंदासा इज वेरी नाइस। हम लोग ना बचपन में दंदासा करते थे। गंडासा कह रही है आप? नहीं नहीं, दंदासे में होता है कलर। हाँ। तो हम लोग को मेकअप करने की इजाजत नहीं होती थी स्कूल में, तो हम दंदासा करते थे कि उससे लिप्स आपके रेड हो गए, स्कूल जा रहे हैं, अब टीचर ने रोका, really? सॉरी मैडम ये तो दंदासा है, दिस इज नो लिपस्टिक, तो वो मजबूर हमें पनिश हमारे नहीं कर थारे करना सकते शुरू हुआ थे। हमारे। तो हम तो है ना हर जो है ना संडे को शुरू हो जाते थे दंदासा। अच्छा, ताकि ऐसा भी होता है? lipstick- हाँ जी, उसका ताकि ये lipstick use भी है? वो लिपस्टिक लगती अच्छा, वैसे हम तो अक्सर क्या मैंने भी फर्स्ट टाइम पता चला मुझे। मुझे का- बड़ा 90s में बहुत हुआ। अच्छा 30 सेकंड्स रह गए अब क्या? अब बस आपसे इजाजत देनी है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बताया कि भाई दांतों की कैसे तो आप हिफाजत की जाए। दंदासा और मसवाक कह रही हैं कि मिसवाक इज गुड, मिसवाक is मिसवाक इज गुड, लेकिन वो ब्रशिंग के साथ होना चाहिए। नॉट ओनली कि आप मिसवाक यूज कर रहे हैं और ब्रश जो आप यूज नहीं कर रहे हैं। मिसवाक इज लाइक जब इंट्रोड्यूस दुनिया में आया और बताया गया कि मिसवाक, तो उस वक्त की डाइट में और आज की डाइट में और जब बहुत टूथपेस्ट फर्क नहीं है। था, टेक्नोलॉजी हमारी नहीं डाइट के थी, लिए तो ब्रश मिसवाक था इज ज़ाहिर है। गुड। क्या बात है, थैंक यू उस सो वक्त तो मच डॉक्टर टूथपेस्ट साहब, नहीं था बहुत ना। शुक्रिया। ऐसे टाइम भागा है कि मुझे समझ नहीं आया कि कब कब शो शुरू हुआ है, और ये ऐसे ही हमारे साथ रोज हो रहा है, तो इसलिए आप ये भी नादिया राइज एंड खान शाइन ये देखते रहें। मुझे मिस्टर बीन याद आ दांत गया। ब्रशिंग की और बात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे इंशाल्लाह 365 न्यूज। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक देते रहिए। ज़ुहैब और नादिया को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। राइज एंड शाइन के साथ बाय बाय।